आज हमारे एसएससी के कोर्स का डे 4 है, तो देखते हैं आज के टास्क। मैथ्स अभी हमें स्टार्ट नहीं करनी है। सादृश्यता एनालॉजी के अंदर पार्ट 2 हम करने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 57 तक करेंगे। फर्स्ट टाइप हम कर चुके हैं एनालॉजी में, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप आज हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट, और थर्ड टाइप जो है आपका वो हम कल कर लेंगे, यानी 5th डे पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट है आपका इंग्लिश के अंदर सिनोनियम्स यानी समानार्थी शब्द, जिसमें हम 31 से लेके 40 तक करने वाले हैं। ठीक है। और आगे देखें आप एंटोनियम्स 31 से 40, इडियम्स भी हम 31 से 40 करेंगे। वन वर्ड जो है आपके वो भी 31 से 40 हो जाएंगे। नाउन पेज के अंदर हम 1 और 2 पेज पढ़ चुके थे कल के अंदर। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 से लेके 6 पेज तक। ठीक है, पेज नंबर 3 to 6 तक हम आज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें नाउन्स के कुछ रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि आपको पता है कि आपके नाउन बेस्ड जब आपके एरर बनेगा तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं हम जनरल अवेयरनेस के अंदर। आज हमारा टॉपिक है बांध और उनके राज्यों की सूची, और दूसरा टॉपिक है भारतीय हवाई अड्डा। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता दें कि बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि सर जनरल अवेयरनेस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। देखिए, बाकी सब सब्जेक्ट में तो स्कोर बढ़ रहा है, पर जनरल अवेयरनेस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो हम आपको बता दें कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हमने आपको पहले भी कहा था कि बच्चों, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी, उसमें हमने क्या कहा था कि 2 मॉक आज आप दे दें, यानी फर्स्ट डे कंप्लीट करने से पहले 2 मॉक दे दें। ठीक है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है सीधा 25 दिन बाद, यानी 25 डेज आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ही आप अगला मॉक देंगे, तब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी कितनी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट होगी। अगली बात करें कि जनरल अवेयरनेस में बच्चे कह रहे हैं कि याद नहीं होता है, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको पता है कि इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, यानी ये अथाह सागर है। एग्जामिनर चाहे जहाँ से आपको प्रश्न उठाकर दे सकता है, उसको डीप देना है, उसको ऊपर से देना है, उसको कहाँ से देना है वो उसके ऊपर है। ठीक है। वो चाहे जहाँ से आपके एग्जाम उठा के दे सकता है। पर कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे कुछ प्रश्न होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही वो देता है एग्जामिनर। तो वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर याद नहीं होता है जीके। ठीक है, भूल जाते हैं, तो इसमें क्या है कि रिपीट आपको करना पड़ेगा। आपको बार बार इसका आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम आपको बार बार रिवाइज भी करा रहे हैं। और आपकी जब रिवीजन वीडियो आएगी तो उसमें भी आपको और रिवाइज करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको टॉपिक याद होने लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर ये होता है कि आप इनपुट जितना डाल रहे हैं ना, आप मेहनत जितनी डाल रहे हैं, उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, उससे कम ही आपको आउटपुट मिलता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम इनपुट डालें उतना आउटपुट भी मिल जाए आपको जनरल अवेयरनेस में। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, जितना आप इनपुट डालते हैं उतना आपको आउटपुट भी मिल जाता है। पर जनरल अवेयरनेस टॉपिक इतना बड़ा है कि आपको जितना आप इनपुट डालते हैं, आपने याद कर लिया समझो बांध और उनके राज्यों की सूची, और आपको भारतीय हवाई अड्डे से प्रश्न दे दिया। आपने भारतीय हवाई अड्डा और बांध और उनके राज्य की सूची कंप्लीट कर ली, तो आपको क्वेश्चन त्योहार से दे दिया। ठीक है, त्योहार वाला प्रश्न दे दिया जो हमने पहले कंप्लीट किया था। भारतीय संविधान से प्रश्न दे दिया, आपने वो भी कंप्लीट कर लिया तो दूसरे से दे दिया। तो ऐसे आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जनरल अवेयरनेस में। तो इसलिए आपको कवर करते हुए चलना है, जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाएगा और आपके कवर होते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, आप जितना जितना रिवाइज करते जाएंगे उतना आपको कंफर्म होता जाएगा, क्योंकि जो हमने तैयार कर लिया वो हमारा कंफर्म रहे, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब कंप्लीट होने लगेगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे से अब जीके बनने लग रही है। ठीक है, फिर आपका जीके में भी स्कोर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको 25 डेज कंप्लीट करने हैं, उसके बाद ही आप अगला मॉक देंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से ही। ठीक है, कल भी हमने इंग्लिश से स्टार्ट किया था, तो आज भी हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, फिर हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इंग्लिश के अंदर हम सबसे पहले सिनो देखेंगे, फिर उसके बाद एंटो, फिर इडियम्स, फिर वन वर्ड। ठीक है, फिर नाउन पेज हम 3 to 6 पढ़ेंगे। चलते हैं इंग्लिश के नोट्स पर। हमने इंग्लिश के आपके नोट निकाल लिए हैं, तो देखें आप। ये हमने जिन जिन को हाईलाइट कर रखा है वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार इसको हम केवल इंग्लिश में ही देखेंगे, हिंदी हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम पहले कवर कर चुके हैं। इररिवोकेबल, अनअल्टरेबल। ठीक है, एडोन, ब्यूटीफाई, रिपोज, रेस्ट, कमोशन, कमोशन मीन्स डिस्टर्बेंस, नर्चर, टू ग्रो, डिनाई, रिफ्यूज, एब्यूज, स्कॉन। नेक्स्ट देखें। डासिल, सबमिसिव, कंसिडरेटेड, थॉटफुल, irresolute, undecided, frugal, miserly, motive, intentionally, pity, mercy, quash, reject। नेक्स्ट देखें। restrict, prohibit, anticipate, expect, tremendous, excessive, meticulous, painstaking, abundant, plentiful, equant,
इंट्रोड्यूस, चेंज, अल्टर। नेक्स्ट देखेंगे सरफेस्टियसली, सीक्रेटली, फोरबोर्ड, फोरटेल, जेन्युइन, रियल, एडवर्स, नेगेटिव, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, वैसिलेट, वेव, इम्पेकेबल, फॉल्टलेस, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, एडवांस, प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे पहले ही 1 से लेकर 30 तक। तो आज हमारा टारगेट है 31 से लेकर 40 तक याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखें आप प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का अर्थ आप सबको पता ही होगा। प्रोग्नोसिस का अर्थ क्या होता है? रोग का निदान। ठीक है, सामान्य अर्थ में हम क्या कहते हैं? रोग का निदान। ठीक है, रोग का निदान। तो ये हमारे को प्रोग्नोसिस कहती है। ठीक है, अब आगे देखें प्रोग्नोसिस में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे रोग का निदान जो पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, यानी किसी रोग का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। ठीक है, कि ये रोग हो सकता है, उसका निदान कर दिया जाता है, प्रोग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, पहले से किसी रोग का पता लगा लेना। तो यानी आप देख सकते हैं फोरकास्ट का अर्थ क्या होता है? हम पहले भी ये शब्द आ चुका है हमारे, तो पूर्वानुमान होता है। ठीक है, पूर्वानुमान। ठीक है, फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान। ठीक है, पहले ही अनुमान लगा लेना, पूर्वानुमान। तो फोरकास्ट इसमें राइट उत्तर हो जाएगा आपके प्रोग्नोसिस का। तो प्रोग्नोसिस का सिमिलर वर्ड क्या है? तो फोरकास्ट। फोरकास्ट का सिमिलर वर्ड क्या है? प्रोग्नोसिस। याद हो गया? प्रोग्नोसिस आए तो फोरकास्ट, फोरकास्ट आए तो प्रोग्नोसिस। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। प्रोग्नोसिस मतलब फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन प्रोग्नोसिस। ठीक है ना, दोनों सिमिलर वर्ड है। 32 देखेंगे पोच। पोच का अर्थ आप देखें, पोच का अर्थ दो हो सकते हैं। एक तो आपके होता है भौंकना। ठीक है, भौंकने के लिए भी पोच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसका एक और अर्थ भी होता है शिकार चुराना। क्या होता है? शिकार चुराना। ठीक है, शिकार चुराना भी आपके होता है। ठीक है, शिकार चुराना, या फिर आप इसको कह सकते हैं इलीगल, इलीगल हंटिंग। ठीक है, इलीगल हंटिंग के लिए भी आपके पोच शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो लीगल ना हो हंटिंग, ऐसी हंटिंग जो लीगल नहीं है। ठीक है, इलीगल तरीके से हंटिंग करना, तो भी पोच के लिए होता है। तो आप सबको इसमें सिमिलर वर्ड दिख रहा होगा, हंट। हंट का अर्थ क्या होता है? आप सबको पता है, शिकार करना। हंट का अर्थ क्या होता है? शिकार करना। ठीक है, तो इसमें सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? हंट। ठीक है, पोच का सिमिलर वर्ड क्या है? हंट। ठीक है, पोच का सिमिलर वर्ड क्या है? हंट। अगर आपको हंट देते और ऑप्शन में आपको पोच दिख रहा हो तो पोच पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पोच का सिमिलर वर्ड क्या है? हंट। हंट का सिमिलर वर्ड क्या है? पोच। ठीक है ना, आगे देखते हैं रिपार्टी। रिपार्टी का अर्थ क्या होता है? रिपार्टी का अर्थ आपके होता है, देखें आप, जवाब देना होता है। ठीक है, जवाब देना आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको एक और चीज कह सकते हैं, हाजिर जवाब। क्या कह सकते हैं? हाजिर जवाब। ठीक है, हाजिर जवाब आप इसको कह सकते हैं। देखें एक बार वापस हम लिख देते हैं यहाँ पे, हाजिर जवाब, या फिर आप जवाबी भी कह सकते हैं कि जवाब देना होता है। ठीक है, हाजिर जवाब देना, हाजिर जवाबी, रिपार्टी। यानी आप देखें इसमें सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है? क्विक विट्टी रिप्लाई। क्विक विट्टी रिप्लाई, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है त्वरित मजाकिया, त्वरित मजाकिया जवाब। ठीक है, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, क्विक विट्टी रिप्लाई। ठीक है, ये ज्यादातर शब्द जोड़ा जाता है एसआरके के लिए। ठीक है, एसआरके के लिए ये शब्द जोड़ा जाता है। शाहरुख खान जो है वो क्विक विट्टी रिप्लाई देने में मास्टर कहे जाते हैं। ठीक है, उनका आप जो भी इंटरव्यू देखेंगे आपने देखा होगा कि उनसे कोई भी सवाल पूछा जाता है वो तुरंत, मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी होता है तो उसको भी मजाक में दे देते हैं। ठीक है, तुरंत वो मजाक बना देते हैं, यानी ज्यादा सोचते नहीं वो, मतलब स्पॉन्टेनियसली, यानी उसी समय। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली वो मतलब मजाक बना देते हैं। क्विक विट्टी रिप्लाई देने में उनको बहुत अच्छा कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं त्वरित मजाकिया जवाब। तो रिपार्टी का अर्थ क्या होता है? हाजिर जवाब, यानी तुरंत जवाब देना। तो क्विक विट्टी रिप्लाई इसका राइट आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिनोनियम्स। आगे देखें एग्जोर्ट। एग्जोर्ट का अर्थ क्या होता है? एग्जोर्ट का अर्थ होता है आपके समझाना। ठीक है, एग्जोर्ट का अर्थ क्या होता है? समझाना। एग्जोर्ट का अर्थ समझाना होता है, या फिर आप कह सकते हैं परामर्श देना। ठीक है, परामर्श देना, किसी को कुछ सलाह देना। ठीक है, तो ये भी इसके लिए एग्जोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसमें सिमिलर वर्ड आपको क्या दिख रहा है? अर्ज। अर्ज का अर्थ क्या होता है? अर्ज का देखो दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो होता है प्रबल इच्छा। ठीक है, प्रबल इच्छा। अर्ज का अर्थ क्या हो गया? प्रबल इच्छा, जो हम पहले भी कर चुके हैं कवर। एक और इसका अर्थ होता है आपके अनुरोध करना। क्या होता है? अनुरोध करना। ठीक है, किसी से कुछ चीज के लिए अनुरोध करना या उसको परामर्श देना। ठीक है, समझाना, तो वही आपके अर्ज होता है। तो एग्जोर्ट का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? अर्ज। ठीक है, एग्जोर्ट का अर्ज हो जाएगा, अर्ज का एग्जोर्ट, एग्जोर्ट का अर्ज।
ओके। अगला देखें आप, लूरिड। लूरिड, लूरिड का अर्थ क्या होता है? भयंकर। लूरिड मतलब भयंकर। ठीक है, भयंकर शब्द के लिए लूरिड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है? शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब क्या होता है? चौंका देना। ठीक है, चौंका देने वाला। शॉकिंग, चौंका देने वाला। ठीक है, चौंका देने वाले के लिए शॉकिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, भयंकर, लूरिड। ठीक है, तो लूरिड, शॉकिंग, तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा ना, लूरिड। शॉकिंग पूछ ले तो लूरिड है ना, LURID। LURID, ठीक है, लूरिड शॉकिंग के लिए सिमिलर वर्ड आएगा। आगे देखिए आप, फेमिलियर। फेमिलियर शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, परिचित। फेमिलियर मतलब परिचित, ठीक है, जो आपके जान पहचान वाला हो, परिचित को ही फेमिलियर कहते हैं ना, ये फेमिलियर है। तो इसमें आपको सही उत्तर दिख रहा होगा, वेल नाउन। ठीक है, वेल नाउन का अर्थ भी क्या हो गया? वेल नाउन का अर्थ हो जाता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से आपके जाना जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? आपके वेल नाउन। ठीक है, या फेमिलियर। तो परिचित, वेल नाउन आपके इसमें सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इसमें तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी। डेजर्ट, डेजर्ट का अर्थ आपको पता है कि क्या होता है? ठीक है, डेजर्ट का अर्थ होता है मिठाई। क्या होता है? मिठाई। डेजर्ट मतलब मिठाई, ठीक है। डेजर्ट मतलब मिठाई हो गया, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? स्वीट डिश। स्वीट डिश का अर्थ भी क्या होता है? मिष्ठान या मिठाई। ये मिष्ठान भी कहते हैं हम स्वीट डिश को, मिष्ठान या मिठाई। ठीक है, तो डेजर्ट का क्या हो जाएगा? स्वीट डिश। स्वीट डिश का क्या हो जाएगा? डेजर्ट। ठीक है, आगे देखें आप, एफिलिएट। एफिलिएट शब्द आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आप, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसमें होता है संबंध, या फिर इसको कह सकते हैं एफिलिएट का मतलब मिलाना। ठीक है, मिलाना। अभी हम इस शब्द को और समझा देंगे आपको। एसोसिएट, इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? एसोसिएट, यानी संबंधीय। ठीक है, संबंधीय करना या संबंध रखना। ठीक है, संबंध करना, एसोसिएट। ठीक है, एफिलिएट का क्या हो जाएगा सिमिलर वर्ड? एसोसिएट। एफिलिएट देखो, एफिलिएट में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक इंसान है, ठीक है, ए, और ये है इंसान बी। ठीक है ना, और तीसरी है ये कंपनी। ठीक है, ये क्या है? सी कंपनी, है ना, ये क्या है? कंपनी। ठीक है, ये मोबाइल बनाती है कंपनी। तो अब देखो आप, ये अगर मोबाइल बनाती है कंपनी और इस ए बंदे को खरीदना है, तो जो बी वाला बंदा है ना, इससे मोबाइल आपको, ठीक है, ये क्या करेगा? इससे बात कर लेगा कंपनी वाले से, और इस बंदे से भी बात कर लेगा, और ये इसके थ्रू जो जाएगा ना, ए बी के थ्रू जाएगा, तो जो बी है ना, उसको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी मोबाइल कोई और बना रहा है, ठीक है, खरीदने वाला कोई और है, पर बीच वाला जिसने जो ग्राहक लेके गया ना कंपनी के पास, तो कंपनी से पैसा लेगा। ठीक है ना, या कभी कभी वो क्या करता है कि ग्राहक से भी पैसा लेता है, क्योंकि मैं अच्छा आपको मोबाइल दिलवा रहा हूँ, ठीक है, सर्च करके। तो बीच वाला जो बंदा होता है ना, वो एफिलिएट होता है। ठीक है, वो इसने इससे जुड़ा दिया, तो एफिलिएट कर दिया, ठीक है, संबंध बना दिया, एसोसिएट कर दिया। तो एसोसिएट इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखें आप, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का पहले भी आपके वर्ड आया था, स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट करना, एक्सप्लिसिट करना। तो इसमें क्या हो जाएगा सिमिलर वर्ड? क्लियर। क्लियर मतलब क्या हो जाता है? साफ, या फिर स्पष्ट कह सकते हो इसको भी। ठीक है, तो ये इसमें राइट उत्तर हो जाएगा एक्सप्लिसिट का। आगे देखिए आप, डिलीजेंट। डिलीजेंट का अर्थ क्या होता है? परिश्रमी। डिलीजेंट मतलब परिश्रमी। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? मेहनती। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब मेहनती। यहाँ पे मेहनती के लिए एक और शब्द आपको क्या दिख रहा है? इंडस्ट्रियस। ठीक है, इंडस्ट्रियस का अर्थ भी होता है मेहनती। ठीक है, इंडस्ट्रियस का अर्थ भी क्या होता है? मेहनती। ठीक है ना, इंडस्ट्रियस यानी मेहनती, डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट आए या इंडस्ट्रियस आए, दोनों का अर्थ क्या होता है? मेहनती, परिश्रमी। ठीक है, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। ठीक है, इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट, याद रखना, इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस। ओके, तो ये हमारे 40 कंप्लीट हो गए। एक बार हम उल्टा देखेंगे, फिर वापस हम सीधा भी देखेंगे इसको। ठीक है, अभी हम 40 से लेके 31 तक चलेंगे, फिर वापस हम 31 से 40 तक चलेंगे, ताकि हमें याद हो जाए पूरे कंप्लीट तरीके से। तो देखिए, डिलीजेंट हम बात कर चुके हैं, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी। इंडस्ट्रियस, ठीक है, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती। आगे देखेंगे, एक्सप्लिट। एक्सप्लिट मतलब स्पष्ट, स्पष्ट मतलब क्लियर, ठीक है, साफ। आगे देखें, एफिलेट। एफिलेट मतलब संबंध या मिलाना। तो एसोसिएट, ठीक है, एसोसिएट मतलब भी संबंध करना या मिलाना। ठीक है, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मिठाई, और स्वीट डिश मतलब भी मिठाई या मिष्ठान। आगे देखें, फेमिलियर। फेमिलियर मतलब आपके परिचित, और आपके क्या हो जाएगा? वेल नोन मतलब अच्छे तरीके से जाने जाना वाला। ठीक है, या किसी को अच्छे से जानते तो वेल नोन, फेमिलियर।
लूरिड, लूरिड मतलब भयंकर, भयंकर के लिए शॉकिंग आ जाएगा आपके, ठीक है, चौंका देने वाला, लूरिड भयंकर, ठीक है। एक्सोर्ट, एक्सोर्ट का अर्थ आपके था समझाना या परामर्श देना, ठीक है, तो एक्सोर्ट का आपके क्या हो जाएगा सिंगुलर वर्ड, अर्ज, अर्ज मतलब आपके अनुरोध करना, ठीक है, या फिर प्रबल इच्छा। अगला देखें, रिपार्टी, रिपार्टी का अर्थ क्या था, जवाब, हाजिर जवाबी, ठीक है, क्विक विट्टी रिप्लाई यानी त्वरित मजाके जवाब देना, ठीक है, रिपार्टी का अर्थ क्या था, क्विक विट्टी रिप्लाई। पोच, पोच का अर्थ क्या है आपके, पोच का मतलब भौंकना है, शिकार चुराना, ठीक है, इलीगल शिकार, तो हंट इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। पोच के लिए क्या होगा, शिकार करना, हंट आपके इसमें राइट उत्तर होगा। देखो, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का अर्थ क्या है, रोग का निदान, ठीक है, प्रोग्नोसिस का अर्थ क्या हो गया, रोग का निदान करना, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, किसी रोग का पूर्वानुमान लगाना प्रोग्नोसिस, और पूर्वानुमान लगाना फोरकास्ट, तो फोरकास्ट प्रोग्नोसिस, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार वापस देखेंगे हम इनको, तो देखें आप, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस मतलब किसी रोग का पूर्वानुमान लगाना, तो फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, प्रोग्नोसिस का फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी प्रोग्नोसिस, ठीक है। 32 देखें आप, पोच, पोच का अर्थ क्या था, पोच का मतलब भौंकना या शिकार चुराना, इलीगल हंटिंग, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगा, हंट हो जाएगा, पोच का अर्थ क्या हो जाएगा, हंट, ठीक है, हंट इसका सिमिलर वर्ड होगा हंट का पोच। रिपार्टी, रिपार्टी का अर्थ था जवाब, हाजिर जवाबी, ठीक है, या फिर त्वरित मजाकिया जवाब, ठीक है, क्विक विट्टी रिप्लाई, रिपार्टी का क्विक विट्टी रिप्लाई। एक्सोर्ट, एक्सोर्ट मतलब समझाना, परामर्श देना, ठीक है, और अर्ज, अर्ज मतलब भी अनुरोध करना, प्रबल इच्छा भी इसका होता है, ठीक है, तो एक्सोर्ट का अर्ज। लुरिड, लुरिड का मतलब भयंकर, शॉकिंग इसमें हो जाएगा, ठीक है, शॉकिंग मतलब भी चौंका देना, भयंकर, ठीक है। फेमिलियर, फेमिलियर मतलब परिचित, ठीक है, वेल नाउन भी हो जाएगा, अच्छी तरह से जाना जाता है जो, वेल नाउन, ठीक है, परिचित, तो फेमिलियर और परिचित। डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मिठाई, मिठाई का क्या हो जाएगा, स्वीट डिश, स्वीट डिश मतलब मिष्ठान या मिठाई, ठीक है। एफिलिएट, एफिलिएट मतलब मिलाना या संबंध, एसोसिएट संबंध करना या संबंध करवाना, ठीक है, एसोसिएट करना। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट करना, क्लियर मतलब साफ करना। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, ठीक है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, मेहनती और डिलीजेंट, ठीक है, डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस, ये आपके हो जाएगा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए सीनो, अब हम एंटो देखेंगे। तो हमने एंटोनियम्स के आपके नोट्स खोल लिए हैं, तो देखते हैं इनको। तो पहले हम 1 से लेकर 30 तक रिवाइज कर लेते हैं इंग्लिश में ही। तो ये आपके विलोम शब्द है ना। तो देखें आप, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल, ठीक है, एडजस्टेबल। शेलो, शेलो का विलोम शब्द हो जाएगा डीप। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का विलोम शब्द हो जाएगा एम्बिगुअस। इम्यून का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वल्नरेबल। ब्लीक का एंटो हो जाएगा आपके ब्राइट। वेनरेशन का डिसरिस्पेक्ट। इंसोलेंट का हम्बल। नेक्स्ट देखें, अर्बन का आपके रूरल। इनक्रेडिबल का बिलीवेबल। कॉन्कर का डिसएग्री। क्विट का पेंडिमोनियम। वैक्यू का क्लियर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर एक और किसके लिए आया था, अभी अभी आपने क्लियर शब्द के लिए एक और शब्द पढ़ा था, आपको बताओ तो, ठीक है, वो कौन सा शब्द था, एक्सप्लिसिट, क्या था, एक्सप्लिसिट। स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्टता, क्लियर करना था, ठीक है। तो वेग्यू का अर्थ क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है, उसी का विलोम शब्द क्या है, क्लियर, ठीक है। तो अगर वेग्यू का एक्सप्लिसिट भी दे देना ऑप्शन में, तो एक्सप्लिसिट भी राइट होगा क्योंकि सिनोनियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनिवेटेबल, इनिवेटेबल का अर्थ क्या था, अवॉइडेबल, ठीक है, विलोम शब्द है इसका। ह्यूमिलिटी, प्राइड। नेक्स्ट देखें, रैपिडली, रैपिडली का स्लोली। एक्सटॉल, सेंश्योर। मेक का ब्रेक। टर्मिनेट का बिगेन। सक्सेसर का प्रेडिसर। डिमोलिश का बिल्ड, ठीक है, जेनरल का अनकाइंड। प्रिवेंट का इंड्यूस। प्लॉसिबल का इम्पॉसिबल या अनबिलीवेबल, ठीक है। फेरिलिटी का स्ट्रेंथ। फ्लेयर का इनेबिलिटी। कोलैप्स का राइज। डोरमेंट का एक्टिव। एंशियस का केयर फ्री। हैजी का क्लियर। थ्रिफ्टी का वेस्टफुल। अब देखते हैं हम 31 से लेके आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो 31 से हमारा विलोम याद रखना है मेरे को। देखें, 31 से लेके 40 तक याद करेंगे पूरा सही से, तो समझते हुए चलना है आपको।
फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का अर्थ क्या होता है? आप सबको पता है फैंटास्टिक का अर्थ होता है जबरदस्त। क्या होता है? ठीक है, जबरदस्त, फैंटास्टिक। ठीक है, कोई भी आपसे पूछता है कैसे हो आप, तो आप क्या कहते हैं? फैंटास्टिक। ठीक है, यानी जबरदस्त है। ठीक है, फैंटास्टिक। तो इसका आपके विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपको पता है ऑर्डिनरी का अर्थ क्या होता है? साधारण। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ठीक है, तो उसमें ये आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया होता ना तो भी आपका विलोम शब्द ऑर्डिनरी होता। ठीक है, और ऑर्डिनरी यहाँ पे दिया होता और ऑप्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता तो वो आप पे विलोम शब्द हो जाता। ठीक है ना? और आप देखो, अगर ऑर्डिनरी यहाँ पे दिया होता और फैंटास्टिक आपके ऑप्शन में होता तो फैंटास्टिक विलोम शब्द हो जाएगा ऑर्डिनरी का। याद रखना है आपको, है ना? दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगला देखें हम, इनोवेट। इनोवेट का अर्थ क्या होता है? आपको पता है इनोवेट का अर्थ होता है नया बनाना। ठीक है, नया बनाना। ठीक है, कुछ नया बनाने को भी इनोवेट कहते हैं हम। या फिर आप कह सकते हो नई खोज करना। ठीक है, नई खोज करना। तो इनोवेट का अर्थ क्या हो गया? नया बनाना या नई खोज करना। तो इसका आपको विलोम शब्द क्या दिख रहा है? कॉपी। क्या होता है? कॉपी। कॉपी का अर्थ क्या होता है? प्रतिलिपि। ठीक है, कॉपी का अर्थ क्या होता है? प्रतिलिपि। या फिर आप क्या कह सकते हैं? नकल। क्या कह सकते हैं? नकल भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो कॉपी का नकल हो गया। तो नकल तो नया बनाया ही नहीं जाता है ना, उसको कॉपी किया जाता है। तो नया बनाना, नई खोज करना, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कॉपी करना। ठीक है, तो कॉपी उसका विलोम शब्द हो जाएगा इनोवेट का। इनोवेट का कॉपी, कॉपी का इनोवेट। आगे देखिए आप, एसेंटिज्म। एसेंटिज्म का अर्थ क्या होता है? वैराग्य। एसेंटिज्म मतलब वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। या फिर आप कह सकते हैं संन्यास। ठीक है, संन्यास को भी एसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एसेंटिज्म। एसेंटिज्म मतलब संन्यास या वैराग्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द तो लग्जरी। ठीक है, लग्जरी का अर्थ क्या हो जाएगा? विलासिता। विलासिता, लग्जरी। ठीक है, तो लग्जरी का विलोम शब्द होता है ना। ठीक है, सन्यासी तो लग्जरी लाइफ जीता नहीं है। ठीक है, जो सन्यासी नहीं है, जो दुनियादारी में मतलब विलासित है, ठीक है, भोग विलास करता है, वो लग्जरी में जीता है। तो एसेंटिज्म। ठीक है, लग्जरी, लग्जरी, एसेंटिज्म। ठीक है ना? विलोम शब्द है। आगे चलते हैं, इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है? टिकाऊ। इंड्यूरिंग का अर्थ क्या होता है? टिकाऊ। ठीक है, इंड्यूरिंग का अर्थ होता है टिकाऊ। या फिर आप कह सकते हो टिके, टिके रहते हुए। ठीक है, इंड्यूरिंग, टिके रहते हुए। या फिर आप कह सकते हो स्थायी। क्या कह सकते हो? स्थायी। तो ये इंड्यूरिंग का अर्थ होता है। ठीक है, टिकाऊ, टिके रहते हुए, स्थायी। ये सब किसके अर्थ है? इंड्यूरिंग के। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? टिका नहीं रहेगा, अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी को क्या कहते हैं? फ्लैंटिंग। क्या कहते हैं? फ्लैंटिंग। फ्लैंटिंग का अर्थ हो जाएगा अस्थायी। ठीक है, अस्थायी फ्लैंटिंग। या फिर आप कह सकते हैं इसको भंगुर। ठीक है, रणभंगुर भी इसको कह सकते हैं, अस्थायी फ्लैंटिंग। ठीक है, फ्लैंटिंग, इंड्यूरिंग। ठीक है ना? आगे देखिए, डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? डिसोल्यूशन का अर्थ होता है विघटन। क्या होता है? विघटन। ठीक है, डिसोल्यूशन का अर्थ होता है विघटन। ठीक है, टूटना। ठीक है, विघटित हो जाना, डिसोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्टेब्लिशमेंट। स्टेब्लिशमेंट का अर्थ क्या होता है? स्टेब्लिशमेंट का अर्थ होता है आपके स्थापना करना। ठीक है, स्टेब्लिश करना, स्थापना करना। एक का अर्थ है टूटना, तो दूसरे का क्या होगा? बनाना। तो स्टेब्लिशमेंट डिसोल्यूशन का विलोम शब्द हो जाएगा। ओके, आगे देखिए हम, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या होता है? प्रगतिशील। क्या होता है? प्रगतिशील। ठीक है, प्रगतिशील किसका अर्थ हो जाएगा? प्रोग्रेसिव का अर्थ हो जाएगा। तो जो प्रगतिशील नहीं होगा वही इसका विलोम होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपके रेट्रोग्रेसिव। क्या हो जाएगा? रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है प्रतिगामी। ठीक है, प्रतिगामी। ठीक है, प्रतिगामी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रोग्रेसिव। ठीक है, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव, प्रतिगामी। ओके, आगे देखिए, अननर्व्ड। अननर्व्ड का अर्थ होता है हतोत्साह। क्या होता है? हतोत्साह। ठीक है ना? हतोत्साह किसका अर्थ होता है? अननर्व्ड का, है ना? अननर्व्ड का अर्थ क्या हो जाता है? हतो
उत्साह। तो हतो उत्साह इसका राइट उत्तर है। अब इसमें देखो इसका सही विलोम शब्द क्या होगा? कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का अर्थ क्या होता है? आत्मविश्वास। ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास या आत्मविश्वासी। ठीक है, तो अनअर्ब्ड यानी हतोत्साह। ठीक है, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा कॉन्फिडेंट का। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। कॉन्फिडेंट मतलब अनर्व, अनर्व मतलब कॉन्फिडेंट। ठीक है, विलोम शब्द है। अगर यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट आता तो भी उसका विलोम शब्द क्या होता? ओवर कॉन्फिडेंट का विलोम शब्द क्या होता? कॉन्फिडेंट होता? नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस का विलोम शब्द होता है अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो अननर्व्ड का विलोम शब्द क्या होता है? कॉन्फिडेंट। ठीक है, हतोत्साह का विलोम शब्द होता है कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट का विलोम शब्द होता है अननर्व्ड। आगे देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग्यू। वेग्यू का अर्थ क्या होता है? वेग्यू आपने पहले भी शब्द सुना होगा। ठीक है, हमने पढ़ा ही है। तो अस्पष्ट होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अस्पष्ट। ठीक है, अस्पष्ट होता है वेग्यू का अर्थ। ठीक है, तो स्पष्ट, स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट के लिए क्या देगा? प्रिसाइज, प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो इसमें लिख सकते हो एकदम सही। ठीक है, एकदम सही, स्पष्ट, या फिर कह सकते हो यथार्थ। ठीक है, यथार्थ, प्रिसाइज। ठीक है, तो प्रिसाइज विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वेक्यू। वेक्यू का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रिसाइज। प्रिसाइज का वेक्यू, वेक्यू का प्रिसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। हारमोनी। हारमोनी का अर्थ क्या होता है? हारमोनी का अर्थ होता है आपके सद्भाव। ठीक है, सद्भाव कह सकते हो, समरसता कह सकते हो। ठीक है, समरसता या सद्भाव, ये हारमोनी शब्द का अर्थ होता है आपके। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का अर्थ क्या हो जाएगा? असहमति। क्या हो जाएगा? असहमति या फिर मतभेद। ठीक है, मतभेद। ठीक है, मतभेद होते हैं उसको डिसएग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, असहमति को भी डिसएग्रीमेंट कहते हैं। सद्भाव हार्मोनी, समरसता। ठीक है, एक समान विचार हार्मोनी। ठीक है, डिसएग्रीमेंट असहमति। ठीक है, मतभेद। ठीक है, जिसमें मतभेद ना हो वो हार्मोनी कहलाएगा, और जिसमें मतभेद होते हैं वो डिसएग्रीमेंट कहलाएगा। ओके, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट इसमें आज का, पर्पसली। पर्पसली, पर्पसली का अर्थ क्या होता है? जानबूझकर। क्या हो जाएगा? जानबूझकर, पर्पसली। ठीक है, जानबूझकर या पहले से सोचकर। एक और क्या लिख सकते हैं आप इसमें? पहले से सोचकर। ठीक है, पहले से सोचकर, तो ये पर्पसली हो जाएगा। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनइंटेंशनली। क्या हो जाएगा? अनइंटेंशनली। ठीक है, अनइंटेंशनली मतलब अनजाने। ठीक है, अनजाने में, अनजाने से। ठीक है, अनइंटेंशनली। ठीक है, तो पर्पसली जानबूझकर, और अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में। ठीक है, जो जानबूझकर न किया जाता है अनइंटेंशनली। जैसे कोई गलती हो गई तो या तो जानबूझ के गलती हुई होगी या फिर अनजाने में गलती हुई। अनजाने में हुई तो अनइंटेंशनली बोलेगा, और जानबूझ के हुई तो पर्पसली। ठीक है, उसने पहले से सोचा था ये करने के लिए। ठीक है, तो अनइंटेंशनली और पर्पसली दोनों विलोम शब्द हो जाएंगे। अब वापस हम चलेंगे 40 से लेके वापस 31 तक। ठीक है, फिर 31 से वापस 40 तक, तो हमें पक्का याद हो जाएगा। याद हो गया है तो भी वापस सुन लें। तो पर्पसली, पर्पसली मतलब जानबूझकर, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनइंटेंशनली मतलब अनजाने में। हारमोनी, हारमोनी मतलब आपका समरसता, सद्भाव। ठीक है, और डिसएग्रीमेंट मतलब मतभेद। ठीक है, वेग्यू, वेग्यू का अस्पष्ट, तो स्पष्ट के लिए प्रिसाइज। ठीक है, वेग्यू का विलोम शब्द प्रिसाइज। अनर्व्ड, हतोत्साह। कॉन्फिडेंट इसका विलोम शब्द है आत्मविश्वास। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील। रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव मतलब आपके प्रतिगामी। ठीक है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब विघटन। एस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापना। ठीक है, स्थापना, एस्टेब्लिश्ड, और विघटन डिसोल्यूशन। इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग मतलब आपके टिकाऊ। ठीक है, स्थायी, और आपके फ्लेंटिंग, फ्लेंटिंग का अर्थ हो जाता है क्षणभंगुर या अस्थायी। ठीक है, एसेंटिज्म, एसेंटिज्म का अर्थ होता है वैराग्य या संन्यास। तो लग्जरी इसमें, विलासिता इसमें हो जाएगा लग्जरी, एसेंटिज्म, एसेंटिज्म, लग्जरी। इनोवेट, इनोवेट मतलब आपके हो गया कुछ नई खोज करना, तो इसमें कॉपी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिलिपि या नकल करना। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त। ठीक है, और ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, और फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। अब वापस देखेंगे हम, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ठीक है, साधारण।
नेक्स्ट देखें, इनोवेट नई खोज करना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपके नकल करना, कॉपी। एसेटिज्म, एसेटिज्म मतलब वैराग्य या संन्यास, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा लग्जरी। ठीक है, लग्जरी, विलासिता। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग मतलब आपके टिकाऊ, स्थायी। ठीक है, स्थायी। प्लांटिंग मतलब अस्थायी। ठीक है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का अर्थ होता है विघटन। ठीक है, स्टेब्लिश का अर्थ होता है स्थापना। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का प्रगतिशील, और रेट्रोग्रेसिव यानी प्रतिगामी। ठीक है। अननर्व्ड, अननर्व्ड का अर्थ होता है हतोत्साह, कॉन्फिडेंट इसका आत्मविश्वास विलोम शब्द हो जाएगा। वैग्यू, वैग्यू मतलब आपके अस्पष्ट, और स्पष्ट के लिए आ जाएगा प्रिसाइज। ठीक है, एकदम सही है यथार्थ। हार्मोनी, हार्मोनी का अर्थ होता है सद्भाव या समरसता। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति या फिर मतभेद। ठीक है ना। लास्ट देखे पर्पसली, पर्पसली मतलब जानबूझकर, पहले से सोचकर। ठीक है। अनइंटेंशनली इसका राइट उत्तर हो जाएगा अनजाने में। ठीक है, अनइंटेंशनली, पर्पस। तो ये हमारा एंटोबी हो गया। अब हम ईडियम्स में आ चुके हैं। तो इसमें भी हमने देखो 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट कर रखे हैं। आज हमें 31 से लेकर 40 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, याद करना है। तो पहले हम 1 से 30 देखेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद 31 से 40 हम याद करेंगे आज। तो देखिए आप, एचिल्स हिल्स कमजोर पक्ष, स्मॉल बट ऑफ फैटल वीकनेस। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मेटल वर्क, एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट, एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, एन आयरन व्हील, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट देखें, एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन, शांति निवेदन के लिए क्या है, पीस रिक्वेस्ट या पीस रिट्रीट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ वन साइज, दुलारा प्यारा, वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, इन अ गुड कंडीशन। एट अ लॉस, निर्णय न ले पाना, टू बी अनएबल टू डिसाइड। एट अ पिंच, समस्या में होना, इन अ ट्रबल। एट अ आर्म लेंथ, दूर रखना, दोस्ती न रखना, अवॉइडिंग बिकम टू फ्रेंडली। एट अ बेगर्स टाउन, कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव अ बिटर एनिमिटी। एट ईज, चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एंड एट वंस फिंगर्स एंड, पूर्ण जानकारी होना, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। एट वंस विट्स एंड, चकित, पजल, कंफ्यूज, perplexed। एट 6 and 7, अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। एट एट स्टैक, दाव पर। एट रिस्क एंड इनसिक्योर। एट द 11th आवर, अंतिम समय में। एट द लास्ट मोमेंट, बैक स्टेयर, गॉसिप, चौक, नौकरों के बीच का गपशप, टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक्स। नेक्स्ट देखें, बैड ब्लड, शत्रुता, एनिमिटी और बिटर रिलेशन। बैग एंड बैगेज, बोरियत, बिस्तर समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। बैकर्स डोजन, संख्या में 13। 13 इन अ नंबर। बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन अ वन माउथ। ठीक है, धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बियर द ब्रंच ऑफ, परिणाम भुगतना, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिराकर बातें करना, टू टॉक इन अ राउंड टेबल मैनर। सरकम सरकमलेस, ठीक है, सरकम लोकेशंस। देखें नेक्स्ट, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सिसली। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 31 से लेके 40 तक। बीट होलो, बीट होलो का अर्थ क्या होता है, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। ठीक है, काफी आसानी से एवं बुरी तरह से पराजित करना, बीट होलो। टू डिफीट थ्रूली एंड कन्विंकली। ठीक है, कन्विंकली, ठीक है, कन्विंकली और थ्रूली। टू बीट थ्रूली एंड कन्विंकली। ठीक है, कन्विंकली और थ्रूली। ठीक है, तो बीट होलो। नेक्स्ट देखें आप, बैक एंड सेल, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। ठीक है, आज्ञा में रहना, बैक एंड सेल। बेड ऑफ रोजेज, आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट। ठीक है, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ठीक है, आनंद से भरपूर, बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ थॉर्न्स, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णीय, अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेज। ठीक है, बेल द कैट, जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सिया, दो
गंभीर परेशानियों के बीच बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, ब्रिंग बिग गन मतलब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेशनली, ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ आइज व्यू, सर, ठीक है, सरसरी निगाह, बर्ड आइज व्यू, सरसरी निगाह, ओवरव्यू, ठीक है। तो अब वापस देखेंगे आप, तो ओवरव्यू, ओवरव्यू अगर आपके आ रहा है तो उसमें क्या विलोम क्या आएगा आपके मुहावरा, तो उसमें आ जाएगा बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, सरसरी निगाह, ठीक है। वन हु कम ओकेजनली, यदा कदा आने वाला, तो उसके लिए क्या आएगा, बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बिग गन, ठीक है, उसके लिए क्या मुहावरा, बिग गन। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सिया, ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सिया, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, जोखिम उठाना, बेल द कैट, ठीक है, बेल द कैट, जोखिम उठाने को क्या कहते हैं, उसका मुहावरा क्या है, बेल द कैट। अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेज, अवर्णीय, अवर्णीय के लिए क्या देगा, बेकर डिस्क्रिप्शन, क्या देगा, बेकर डिस्क्रिप्शन। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, तो क्या देगा, बेड ऑफ थॉर्न्स, ठीक है। प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ अ कंफर्ट, आनंद से भरपूर हो तो बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, गुलाबों से भरा हुआ बिस्तर, और पत्थरों से भरा हुआ बिस्तर, ठीक है, दोनों का अर्थ भी आपको समझ में आ रहा होगा। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, आज्ञा में रहना, बैक एंड कॉल, ठीक है। टू डिफीट ट्रूली एंड कन्विंकली, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित होना, बीट होलो, ठीक है, बीटिंग मर्सिफुली, अत्यधिक पिटाई करना, बीट ब्लैक एंड ब्लू। एक बार वापस देखेंगे हम 31 से, बीट होलो मतलब काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, टू डीप थ्रूली एंड कन्विंकली, बैक एंड सेल, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। नेक्स्ट देखिए, बेड ऑफ रोजेज, आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बेड ऑफ थॉर्न्स, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, बेगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णीय, अ पर्सन विथ नो रिसोर्सेज, टेल द कैट, जोखिम उठाना, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सिया, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफिकल्टीज सिचुएशंस, ठीक है, बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली, बर्ड्स आइज व्यू, सरसरी निगाह, ओवरव्यू, ओके। तो ये आपके हो जाएंगे 40 तक कंप्लीट। अब हम चलते हैं वन वर्ड की तरफ। वन वर्ड देखेंगे हम, तो देखें आप, सबसे पहले हम 1 से 30 तक जो हम याद कर चुके हैं वो हम वापस देखेंगे, फिर 31 से लेकर 40 तक आज याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखें आप, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, कसाई खाना, एबेट्योर, ठीक है। अब मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री ऑन ओबे, मठाधिकारी या मठाधीश, एबॉट, ठीक है। अ शॉर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, तो क्या संक्षेप और लघु रूप, एब्रीविएशन। टू फॉर्मली गिव अप, औपचारिक रूप से त्याग देना, एब्डिकेशन। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, धार्मिक स्नान, एब्ल्यूशन। हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल, एब्स्ट्रूज। अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, अध्यप्य या प्रचुरता, एबंडेंस। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, जोर देना, एक्सिक्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्पर इन अ wrong deed or crime, सह अपराधी, accomplice, word formed from initial letter of a name, प्राथमिक शरी नाम, acronym, thing to be added at the end of a book, etc, परिशिष्ट, addendum, ठीक है। अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड सर्विस, etc, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। द एक्ट ऑफ फोरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, वनोरोपण, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, घोषणा पत्र, एजेंडा। समवन हु अटैक्स फर्स्ट, आक्रमणकर्ता, एग्रेसर। डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, एग्नोस्टिज्म। वन हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, रेस ऑफ ग्रुप्स, गैर नागरिक, अलाइन, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति, एलिमोनी। स्टोरी इन विच आइडियाज आर symbolized as a people, प्रतीक कथा, allegory, commitment of adjacent words with the same letter, अनुप्रास, illustration, one who lives and works for the welfare of others, परोपकारी, altruition, ठीक है, altruition, lacking professional skills and expertise, गैर पेशेवर, amateur,
a diplomatic representative of one's country in another, Rajdoot ambassador, equal skilled equally skillful with each hand, दोनों हाथों में निपुण, ambiguous, having more than one possible meaning, अस्पष्ट दो अर्थों वाला, ambiguous, partial or a total loss of memory, विस्मरण, amnesia, ठीक है, amnesia, a general pardon of political offenders, अपारदर्शिता, amnesty, animal which live both on land and in water, अभ्यचर, amphibian, ठीक है, amphibian, a designed section of seat in any part of a theatre, अखाड़ा, रणभूमि, amphitheatre, ठीक है, amphitheatre, the loss of ability to feel pain while still conscious, दर्द की अनुभूति ना होना, एनाल्जेसिया, ठीक है, एनाल्जेसिया। आज हम देखेंगे 31 से लेके 40 तक। एनर्जिस्ट, एनर्जिस्ट मतलब अराजक, एनर्जिस्ट अराजक, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वन हु विश टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, जो विश करता हो कि गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्डर्स को आपकी क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है, समाप्त कर दिया जाए, फेंक दिया जाए उखाड़ के, तो अराजक कहते हैं उसको, ठीक ठीक है। एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट, ओके, एनार्चिस्ट याद हो गया, एनार्चिस्ट किसके लिए आएगा, वन हु, ठीक है, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर्स, अनार्जक, अनार्जक के लिए क्या जाएगा, एनार्चिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एनार्ची, एनार्ची का मतलब क्या होता है, अराजकता, एनार्ची अराजकता, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, ठीक है, जब किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, अराजकता, एनार्ची, ठीक है, एनार्ची। नेक्स्ट देखें, एनिकडोट, ठीक है, एनिकडोट, एनिकडोट का अर्थ क्या हो जाएगा, किस्सा, एनिकडोट किस्सा, ठीक है, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, क्या हो जाएगा, किस्सा, एनेक्डोट, ठीक है, एनेक्डोट, एनेक्डोट का अर्थ क्या हो जाएगा, किस्सा, ओके। एनिवर्सरी, सालगिरह, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, सालगिरह, एनिवर्सरी। एनुअल, एनुअल मतलब सालाना, दैट विच हैपेंस कम इन अ ईयर, ठीक है, सालाना, एनुअल। एनोमेली, 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 एनोमेली मतलब असाधारण, ठीक है, अनॉर्मली, ठीक है, अनॉर्मली कह सकते हो आप, अनॉर्मली, अनॉर्मली मतलब असाधारण, ठीक है, नॉर्मली मतलब साधारण, अनॉर्मली मतलब असाधारण, ठीक है, डेविएशन ऑफ अ डिफ्यूचर, ठीक है, डिफ्यूचर फ्रॉम अ कॉमन रूल टू रूल और स्टैंडर्ड व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है, असाधारण, अनॉर्मली, ठीक है, असाधारण मतलब अनॉर्मली, ठीक है। एनोमियस, एनोमियस मतलब गुमनाम, ठीक है, एनोमियस, ठीक है, एनोमियस मतलब गुमनाम, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट वोज ऑथर इज नॉट नाउन, ठीक है, किसी के भी किताब के ऑथर का नाम अगर नहीं पता है तो उसको एनोनिम्स कहते हैं, ठीक है, एनोन, एनोमस, ठीक है, एनोमस, एनोमस मतलब गुमनाम, ठीक है, एनोमस, एनोमस मतलब गुमनाम। आगे देखिए आप, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी, वन दैट अपोज अदर्स, वन दैट अपोज अदर्स, ठीक है, कोई अपोज करता है अदर लोगों को तो विरोधी, उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट, क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटीडोट, एंटीडोट मतलब आपके हो गया जहरनाशक, एंटीडोट मतलब जहरनाशक, अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, द मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, जहरनाशक, ठीक है, जहर को काटने वाली दवाई, एंटीडोट, ओके। अफेसिया, अफेसिया, अफेसिया का अर्थ होता है वाचाघात, ठीक है, वाचाघात, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, ठीक है, कौन सी एबिलिटी को लॉस कर देना, कि लोगों की बातचीत समझना, ठीक है, किसी की स्पीच समझने की जो क्षमता है उसको खो देना, ठीक है, वाचाघात, एफेसिया, एफेसिया, ठीक है, वाचाघात मतलब एफेसिया। एक बार वापस देखेंगे, देखें आप, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, वाचगात, अफेसिया, ठीक है, अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, जहरनाशक, एंटीडोट, वन दैट अपोज अदर्स, विरोधी, एंटागोनिस्ट, अ बुक और अ वर्क और आर्ट वॉज ऑथर इज नॉट नाउन, गुमनाम, एनोनिमस, डिविशन ऑफ डिफ्यूचर फ्रॉम अ कॉमन रूल टू स्टैंड और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, असाधारण, नॉर्मली, that watch
which happens one in a year, सालाना, annual, yearly return of the date of an event, सालगिरह, anniversary, short amusing story about some real person or an event, किस्सा, anecdote, the absence of a government in a which country, अराजकता, anarchy, one who wishes to destroy all established government laws and orders, अराजक, anarchist। ठीक है, तो एक बार वापस देखें, anarchist, anarchist का अर्थ हो जाता है अराजक, one who wish to destroy all established government law and orders, anarchy, अराजकता, the absence of a government in a country, anecdote, anecdote मतलब किस्सा, short amusing story about some real person or event, anniversary, सालगिरह, yearly return of the date of an event, annual, सालाना, that which happens one in a year, a normally असाधारण, deviation of departure from a common rule or standard or what is normal, and anonymous मतलब गुमनाम, a book or work of an art whose author is not known, antagonist विरोधी, one that opposes others, antidote जहरनाशक, a medicine to cure the effect of poison, aphasia मतलब बचाघात, loss of an ability to understand speech। ओके, तो देखें आप, इंग्लिश में हमने सिनो कर लिए हैं आपके 31 से 40, एंटो भी कर लिए हैं 31 से 40, इडियम्स भी कर लिए हैं 31 से 40, वन वर्ड भी कर लिए हैं 31 से 40 तक। अब देखते हैं हम नाउन, जिसमें हमने पेज 1 से 2 पहले से पढ़ रखे हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 से लेकर 6 पेज नंबर तक। तो देखते हैं इसको। तो हमने नाउन्स के नोट्स आपके खोल लिए हैं, तो देखें आप, हम इसमें कवर कर चुके थे आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो आज हम ये वाला पेज भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था। तो आज हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं, कुछ रूल्स देखने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लगभग हम 1 से लेकर 10 तक रूल्स कवर करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो समझते हुए चलना है आपको। तो देखें आप, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में एस को हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये देखने में बिल्कुल प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। ऐसे नाउन से ये देखो आप, सीजर्स, तो सीजर्स में अगर आप एस हटा दो तो ये इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। चिमटा जो होता है टोंग्स, ठीक है, टोंग्स जो होता है चिमटा, उसमें भी एस हटाकर आप उसका जो आपका नॉर्मल नहीं बना सकते, क्योंकि चिमटे में आपको पता है वो एक ही होता है, ठीक है, उसमें दो होते हैं चिमटा, ठीक है, तो टोंग्स कहते हैं, ये प्लूरल ही है, ठीक है। एस या ई एस हटाकर इसको आप सिंगुलर नहीं बना सकते। तो सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, जो प्लेयर्स हो गया, ठीक है, पिंकर्स हो गया, बेलोज हो गया फूंकनी, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गई, पजामाज हो गए, शॉर्ट्स हो गए, ठीक है, गैलोज हो गए, फांसी का फंदा, ठीक है, या फैंक्स हो गया ढंग, ठीक है। और देखो आप स्पेक्कल्स, ठीक है, स्पेक्टल्स, ठीक है, चश्मा, गूगल्स, ठीक है, और बिनोक्यूलस, दूरबीन, आई ग्लासेस, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स, दान, एमेंडस, संशोधन, आर्चिव्स, ऐतिहासिक दस्तावेज, ठीक है, आर्चिव्स जिसको कहते हैं हम। तो ठीक है, एरियर, ऑस्पिशियस, कॉन्ग्रेचुलेशन, एम्बर्स, रात, फायरवर्क, ठीक है, लॉर्ड आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीडिंग, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग, शैम्बल्स, सराउंडिंग, ट्रेडिंग, ट्रूप्स, ठीक है, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वैक्स, बिलोंगिंग्स, ठीक है, इत्यादि। आगे देखें, वेयर आर माई पेन्स, ठीक है, ये प्लूरल है और ये प्लूरल आपके, ठीक है, आर से आपको समझ में भी आ रहा होगा। वेयर आर टंग, ठीक है। आगे देखें, द प्रोसीडर्स वेयर डिपॉजिट इन द बैंक, ऑल हिज एसेट्स वेयर सीज्ड, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर, द एम्बर्स ऑफ अ फायर वेयर स्टिल बर्निंग, ठीक है। देखिए, वैक्स का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि जो वैक्स है ना, जैसे मजदूरी, ठीक है, वैक्स मजदूरी और परिणाम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मजदूरी के लिए हो रहा है तो प्लूरल, वैक्स आर पेड इन अ कैश, ठीक है, वैक्स क्या दे दिए जाएंगे, ठीक है, कैश के रूप में दे दिए जाएंगे, ठीक है, वैक्स आर पेड इन अ कैश, कैश के रूप में दे दिए, ठीक है। परिणाम के लिए हो रहा है तो वैक्स ऑफ अ हार्ड वर्क इज स्वीट, ठीक है, कि जो
कठिन परिणाम जो किया है, ठीक है, उसका जो परिणाम होता है वो आपका स्वीट होता है। तो वैक्स, ठीक है, परिणाम के लिए भी आ रहा है तो वो सिंगुलर में काम हो जाएगा, और अगर आपके प्लूरल में आ रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसमें आपको एरर फाइंड करने का दे दिया, वैक्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, ठीक है, या फिर दे दिया वैक्स इज पेड इन अ कैश, ठीक है। अब आपको पता है पेड इन अ कैश, ठीक है, मजदूरी की बात करी जा रही है, ठीक है, पैसे देने की बात करी जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, तो प्लूरल आ जाएगा आपके, तो आर आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। आगे देखें हम, ये फर्स्ट रूल था। नेक्स्ट रूल देखें, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। जैसे न्यूज आपको प्लूरल लग रहा है पर न्यूज प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, ठीक है। ऐसे इनिंग, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, समोस, ठीक है, समोन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, मम्स, मैथल्स, क्रिकेटर्स, सिंगल्स, ठीक है, बिलियर्ड्स और एथलीट्स, ठीक है, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ओके, इनका प्रयोग भी सिंगुलर में होगा। नो न्यूज इज अ गुड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, नो न्यूज आर गुड न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर ही है, ठीक है, प्लूरल दिखती है पर ये सिंगुलर है, पॉलिटिक्स भी प्लूरल दिख रही है पर ये सिंगुलर है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये प्लूरल दिखती है पर ये क्या है, सिंगुलर है। वो फर्स्ट रूल क्या था आपका, तो फर्स्ट रूल ये था कि जो कुछ चीजें जिसमें एस या ई एस को हटाकर उसका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो प्लूरल होती है और प्लूरल में ही काम ली जाएगी, ठीक है। जिसमें आपने वेक्स को देखा था, जिसमें आपके देखो दो अर्थ होते हैं, ठीक है, वेक्स के, मजदूरी और परिणाम। अगर मजदूरी के लिए आ रहा है तो प्लूरल में लगेगा, ठीक है, प्लूरल आएगी आपके वर्ब, और अगर आपके परिणाम के तौर पे वेक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो सिंगुलर आएगी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपने देखी कि जो प्लूरल लगते हैं पर वो क्या होते हैं, सिंगुलर ही है, ठीक है, जैसे आपने ये शब्द देखे। अब हम तीसरा रूल देखते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। अब देखो कुछ नाउन क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं पर उनका प्लूरल में होता है, जैसे केटल, केटल का प्लूरल में होगा, ठीक है, कैवलरी, इन्फेंट्री, ठीक है, पोल्ट्री या पीजेंट्री, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन आपको देखो सिंगुलर लगता है पर चिल्ड्रन बहुत से बच्चों की बात करी जाती है तो प्लूरल में होगा, ठीक है, जेनेटरी, पुलिस, पुलिस के लिए भी एक पूरे ग्रुप के लिए करते हैं तो इसलिए ये भी प्लूरल में होगा, ठीक है, सिंगुलर लगता है पर ये प्लूरल में होगा। पीपल भी सिंगुलर लगता है पर प्लूरल में होगा, ठीक है, ऐसे ही आदि, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है, क्योंकि ये पहले से प्लूरल है, इसके आगे कभी भी एस नहीं लगता है, जैसे केटल्स और चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ही एक पूरा प्लूरल वर्ड है, ठीक है, बहुत से बच्चों के लिए ही चिल्ड्रन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा एस लगाकर, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल में ही है, ठीक है। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, ऐसे ही आपको अगर चिल्ड्रन दे दिया है तो आपको याद रखना, चिल्ड्रंस दे दिया तो आप पहले ही दिमाग में बिठा ले कि यहाँ पे तो नाउन की गलती है, तो जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तब आपको और क्लियर होते जाएंगे। ओवर इन्फेंट्री हैव मर्ज्ड फॉरवर्ड, ठीक है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, हैव लगाया क्योंकि ये प्लूरल है ना, हैज नहीं लगाया। नॉट, पीपल का अर्थ लोग है, पीपल का अर्थ विभिन्न मूल वंश, डिफरेंट रेसेस के लोग, ठीक है। याद रखें पीपल जो है जिसमें एस नहीं है उसका अर्थ होता है लोग, और विभिन्न मूल वंश यानी डिफरेंट रेसेस, अलग अलग मतलब मूल वंश के जो होते हैं ना लोग, उसके लिए पीपल शब्द का इस्तेमाल होता है, एस आता है, ठीक है। जबकि इसका प्लूरल वर्ड नहीं है ना, लोगों के लिए बहुत से लोग हैं तो उसके लिए पीपल आएगा, ठीक है। अलग अलग जो मूल वंश के हैं, ठीक है, अलग अलग विभिन्न विभिन्न मूल वंश के तो उसके लिए पीपल्स आएगा। अगला देखें आप, फोर्थ रूल, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, ठीक है। ये कौन सी नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, हम पहले देख चुके हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, ठीक है, उनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। देखो कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है, जो क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, उसके अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी क्या नहीं लगता है, ए एन नहीं लगता है, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे स्नेरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, ठीक है, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिश, देखो मिशिज, ब्रीड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, ठीक है, वर्क का अर्थ साहित्य लेख, ठीक है, वर्क मतलब काम और वर्क्स का साहित्य लेख, है ना, एविडेंस, और देखो वर्ड, ठीक है, जब वर्ड का अर्थ वाद
संदेह या परिचित हो, ठीक है। और फ्यूल एवं कॉस्ट, देखें, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने बात करी ये अनकाउंटेबल नाउन है उनसे, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा, ठीक है। तो सीनरी से पहले हमने ए एन द का किसी का भी ए एन का प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना। द का प्रयोग हो सकता है, पहले भी हम देख चुके हैं। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस, द मिसेस committed by him in unpardonable, his hair is black, I have brought some equipment that I needed for the project। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, जैसे सिनरीज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, हेयर्स इत्यादि लिखना गलत है। ओके, ठीक है, एस लगाकर इसका नहीं बना सकते हम। यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यक हो तो उनका साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखें उदाहरण के तौर पे, ही गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे देखें, ऑल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वेरिटेबल, मेनी काइंड्स ऑफ furnitures are available in the shop, I have a few article of jewelry, he ate 2 slices of a bread, please show me some items of office stationery, the police have found a strand of hair in the car। मनी का प्लूरल फॉर्म मोनीज होगा, ठीक है, जिसका अर्थ है निकलता है, ठीक है। सम्स ऑफ मनी, ठीक है, सम्स ऑफ मनी। तो मनी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, MONIES, मनीज, ठीक है, मनीज। मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड handed टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, सम ऑफ मनीज, ठीक है, होगा, ठीक है। तो मोनीज हैव बीन कलेक्टेड, अब देखो यहाँ पे मोनीज आ गया। अब आपको ऐसे ये पूरा वाक्य दे दिया जाएगा, मोनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडल्ड, ठीक है, हैंडेड टू द वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। वो कलेक्ट किया गया, ठीक है, बहुत सारा पैसा कलेक्ट किया गया और उसको किसको दे दिया गया, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में दान कर दिया गया, ठीक है, दे दिया गया, ठीक है, उनको। तो अब देखो ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा फाइंड द एरर, इसमें आपको एरर बताना है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि मोनीज कैसे होगा, मनी होगा, मनी हैव बीन कलेक्टेड, तो आप वो वाला सुन लेते हैं, मोनीज तो होगा ही नहीं। पर आपको पता होना चाहिए कि मोनीज शब्द का इस्तेमाल कब होता है, निकलता हुआ, एक तो पैसा किसी और को दे रहे हो, ठीक है, और आपको उसका प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो मोनीज का, ठीक है, सम्स ऑफ मनी का इस्तेमाल करना है तो मोनीज शब्द आएगा, MONIES। अगर स्पेलिंग गलत है तो आप इस पर टिक करें, बाकी मोनीज बिल्कुल सही वर्ड है। ओके, नेक्स्ट रूल देखें। कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, सीरीज हो गया, स्पीशीज हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, टीम हो गया, जूरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, कौंसिल हो गया, ठीक है। ओवर टीम इज द बेस्ट, ठीक है, अवर टीम आर ट्राइंग टू देयर, ठीक है, न्यू यूनिफॉर्म, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, देयर आर मेनी फिशेज इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिशेस का अर्थ है विभिन्न प्रजातियों के फिश, ठीक है। एक तो फिश, फिश मतलब वैसे ही मतलब बहुत सारी फिशेज हो जाती है, और अलग अलग प्रजाति की फिश की बात कर रहे हो तो ES लगा दिया जाता है, ठीक है। फिशेज इसका प्लूरल वर्ड नहीं, प्लूरल तो ये पहले ही है फिश, ठीक है। फिशेज मतलब अलग अलग विभिन्न प्रजाति की, ठीक है। ऐसे ही अपने पीपल की बात करी थी। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल है आपका हैप्नेटेड नाउन, ठीक है। हैप्नेटेड नाउन का प्रयोग भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। हैप्नेटेड नाउन है उनका भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। ही गिव मी 200 रुपीज नोट, रुपीज को रुपी में परिवर्तित करें, देखो रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा, ठीक है। ही गिव मी 200 रुपी नोट, ठीक है, नोट। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होटल, ठीक है। हिप्नेटेड नाउन, ये कौन सी नाउन है, हिप्नेटेड नाउन, ठीक है ना। आगे देखें, कुछ नाउन्स का प्रयोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कजिन ब्रदर, ठीक, कजिन ब्रदर बिल्कुल गलत है, या कजिन सिस्टर, ये दोनों बिल्कुल गलत है, क्योंकि कजिन मतलब ही आपके ब्रदर और सिस्टर ही होता है। तो कजिन सही वर्ड है और कजिन ब्रदर्स और कजिन सिस्टर गलत हो जाएगा। तो अगर किसी भी ऑप्शन में कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर आया तो आप समझ सकते हो यही एरर है आपका, ठीक है, नाउन बेस्ड एरर है वो, मतलब, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो पिक, पिक, ठीक है, पिक पॉकेटर, ठीक है, पिक पॉकेटर नहीं होगा, पिक पॉकेटर होगा, ठीक है, पिक पॉकेट, ठीक है, पिक पॉकेट होगा, पिक पॉकेटर नहीं होगा। गुड नेम, गुड नेम नहीं होता, नेम ही होता है, नेम ही अच्छा होता है, ठीक है, नेम मतलब भी गुड है। बिग स्मॉल ब्लंडर, ऐसा नहीं होता, ब्लंडर, ब्लंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल, ठीक है, बिग का प्रयोग गलत हो जाएगा।
वैसे ही ब्लंडर का अर्थ क्या होता है, बड़ी भूल, तो आपको बिग या स्मॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लंडर का अर्थ क्या होता है, बड़ी भूल। तो स्मॉल बड़ी भूल, आप क्या कह रहे हो, स्मॉल ब्लंडर मतलब स्मॉल बड़ी भूल, बिग ब्लंडर यानी बड़ी बड़ी भूल, ये क्या होता है, ठीक है, तो इसलिए ब्लंडर ही इसमें राइट उत्तर होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं स्ट्रॉन्ग विंड, ब्रीज हमेशा लाइट एवं जेंटल होता है, ठीक है, कम चीजों के लिए और नॉर्मल चीजों, स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, क्योंकि ब्रीज तो लाइट चीजों के लिए आता है, तो स्ट्रॉन्ग कभी ब्रीज हो ही नहीं सकता, ठीक है, लाइट और जेंटल के लिए आएगा, तो स्ट्रॉन्ग वाइंड होगा, है ना। और बैड ड्रीम, बैड ड्रीम कभी नहीं होता है, नाइट मेयर होता है, क्या होता है, नाइट मेयर। बैड ड्रीम बिल्कुल गलत शब्द है, ठीक है, बैड ड्रीम बिल्कुल गलत शब्द है, क्या होगा, नाइट मेयर, क्या होगा, नाइट मेयर, ठीक है। निम्नलिखित नाउन में भी हमें कंफ्यूजन रहता है, तो देखिए जैसे फ्लोर फर्श, ठीक है, ग्राउंड जमीन, स्किल सीख कर प्राप्त करना, टैलेंट मतलब इनबॉर्न जन्म से, ठीक है, याद रखना, टैलेंट मतलब जो जन्म से होता है उसको कहते हैं, स्किल मतलब आपके होता है सीख कर प्राप्त करना, तो इज अ स्किलफुल, इज अ टैलेंटेड, टैलेंटेड का अर्थ क्या हो गया, जो जन्म से ही टैलेंटेड है उसको टैलेंटेड शब्द उधर इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्किल वो होगा जो सीख के करता है। फ्लोर मतलब फर्श होता है और ग्राउंड मतलब जमीन हो जाएगा। इनवी, इनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या, जो दूसरों को चीजों को देख कर आए, ठीक है, इनवी। और जेलेसी क्या होता है, ईर्ष्या जो अपनी चीजों के खोने के डर से हो, बहुत ही नाजुक सा अंतर है, ठीक है। ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या जो अपनी चीजों के खोने के डर से हो, जेलेसी क्या होगी, अपनी चीजों को खोने के डर से, ठीक है। इनवेरी क्या होगी, ईर्ष्या जो दूसरों की चीजों को देख करो, ठीक है, अगर किसी की चीज आपने देखी वो बहुत शानदार है और आपको अगर, वो जेलेसी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जबकि ये गलत है, क्या होगी, इनवी, ENVY, ENVY, ठीक है, इनवी, इनवी ईर्ष्या जो दूसरी चीजों को और अपनी चीजें खोने का अगर आपको डर हो रहा है तो आपको जेलेसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आठवां रूल पे आ गए हम, तो आठवां रूल देखें, आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा क्योंकि अच्छी चीजें हैं, ये आपको जानने को मिल रही होगी, कितने सारे आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हो, कितनी सारी चीजें आपने नई सीखी होगी। तो देखें, कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन यदि उनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण डिफाइन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो नाउन को, देखो, प्लूरिज्म, प्लूराइज नहीं किया जाता है, जैसे पेयर हो गया, स्कोर्स हो गया, ग्रोस हो गया, स्टोन हो गया, हंड्रेड हो गया, डोजन हो गया, थाउजेंड हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है, आई हैव 200 रुपीज ओनली, शी परचेज दिस डोजन पेंसिल, ही हैज, ठीक है, डजन, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज, ओके। लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनाइट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इनको प्लूरलाइज किया जा सकता है, ठीक है, जैसे डोजन्स ऑफ अ वुमेन, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एस लग गया यहाँ पे, ठीक है, इनडिफाइंड काउंटेबल है ना, यानी ये डिफाइंड काउंट थोड़ी कर सकता है पीपल, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इनडिफाइनाइट काउंटेबल हो तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, स्कोर्स ऑफ शोज, many of pairs of shoes, ठीक है, hundreds of pair people come to see pair, he donated millions of rupees, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ आपके रूल, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो फिर वही नाउन रिपीट हो तो उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही होना चाहिए, यानी देखो कोई भी नाउन है, अगर उसके बाद क्या प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक, कोई भी प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो वापस अगर वो नाउन अगर रिपीट हो रही है आपके, तो उसके साथ क्या आएगा आपके, हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी, जैसे टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है, दो बार टाउन आ गया तो यहाँ पे सिंगुलर आएगी, वाज, ठीक है, डिवस्टेड, ऐसे ही रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, ठीक है, शिप आफ्टर शिप आर अराइविंग गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा, शिप आफ्टर शिप आर अराइविंग, तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, ठीक है, आर में तो गलत हो ही नहीं सकता है, आप तो शिप आफ्टर शिप पे कर दोगे या कुछ और कर दोगे, तो अगर सेम नाउन वापस रिपीट हो रही है और उसके बीच में अगर आपके प्रीपोजिशन आ जाता है तो सिंगुलर ही आएगा, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म ही। नेक्स्ट देखें हम, इस तरह से वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर्स टू डोर्स या शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत है, ठीक है। आगे देखें आप, एस नहीं लगेगा ना, टाउन आफ्टर टाउन होगा, रो आफ्टर रो होगा, ठीक है, डोर आफ्टर डोर होगा, शिप आफ्टर शिप होगा, शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगा। आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट रूल, कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ठीक है, लीडर, म्यूजिशियन, इट ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें डबल जेंडर
भी कहते हैं, ठीक है, दोनों जेंडर के लिए प्रयोग होता है। अब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि विवाद का विषय ये है कि मैस्कुलिन जेंडर जो है ही हिज का प्रयोग क्यों करें, ठीक है। इस संबंध में यदि मेटिव जो होते हैं, ठीक है, मेटिव वर्ड जो होते हैं, ठीक है, हो तो उसमें देखो ही या हिज को स्पष्ट कर देना चाहिए। आगे देखें, यहाँ पे देखो वर्ड डिमोटिंग ग्रुप्स, ठीक है, डिनोटिंग ग्रुप्स, ये कुछ ग्रुप्स के अंदर वर्ड्स है। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, म्यूजिशियन को बैंड कहते हैं। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ ब्रेवी ऑफ गर्ल्स वुमेन्स ऑफर्स etc, अ बंच ऑफ ग्राफ्स is a bundle of sticks and have a caravan of a merchants and plagiarism, ठीक है, travelism, a chain, ठीक है, a chain rank of a mountains or hills, a choice of a singers, ठीक है, choice, a class of a students, a retinue of a servants in attendance, a clump of a group of a trees, a chord of a laws, a cluster and constant and galaxy of stars, a company, regiment, army of a soldiers, a convoy of a ships and cars etc moving under an azure, ठीक है, escort, a course of a series of a lectures, ठीक है, a crew of a sailors, a crowd or mob of a people, और देखें आप, अ सर्कुलम्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स एंड स्टेयर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटरसाइकिल्स, अ फ्लॉक ऑफ गिल्स एंड शिप्स और बर्ड्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स एंड लेबरर्स, ठीक है, अ गार्लैंड और बंच और बॉक्स, ठीक है, ब्रॉकेट of flowers, a heap of ruins and, ठीक है, ruins and stand and stones, a herd of a cattle, a litter of a people, ठीक है, और देखें, a pack of a hounds and carts, a pair of shoes and scissors and compresses and crosses, ठीक है, a series of events, a sniff of a corn and arrows, a swarm of an ants, bears or flies, a train of a carriage flows, ठीक है, followers etc, a troop of horses can be Scots etc, a volley of a shots and bullets, ठीक है, a form of a people discussing issues, a congress of a people discussing religious issues, ओके। अब नाउन जेंडर हम कल पढ़ेंगे। तो ये हमारा हमने 3 पेज कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, 3 4 5 6, 4 पेज कंप्लीट कर लिए 3 से लेके 6 तक, ओके। तो चलते हैं वापस हमारे टास्क की तरफ। तो इंग्लिश में हम ये सब कर चुके थे और नाउन भी हमने अभी कर लिया। तो अब हम रीजनिंग देखेंगे। तो ये देखें आप, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बहुत आसान होते हैं ये वाले भी, सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी आपके। तो देखें आप, इनको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको पहले एबीसीडी याद होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको एबीसीडी भी याद होगी, ठीक है। पर इसके लिए कि आपको नंबर वाइज एबीसीडी याद होनी चाहिए, मतलब A1, ठीक है, B2, ठीक है, T मतलब 20, ठीक है, ऐसे Z मतलब 26, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो, इसमें जो रिलेशन है ना, वही इसमें और इसमें रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपको इसका रिलेशन फाइंड करना है इन दोनों का, तो फिर आप इन दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप निकाल लेंगे। तो बहुत आसान होते हैं इसमें भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण भी आपको दिए हुए हैं नोट्स में, तो वो देख लेते हैं। इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न 3 अंक या वर्षों के युग्म में दिए जाते हैं, ठीक है। इन 3 युग्मों में आपस में कोई संबंध होता है, इसी आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों को समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो ये देखें आप, आगे देखें, ADHM, ठीक है, ZWSM, और आपको दे रखा है CFJO, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब देखो आप, यहाँ पे क्या, पहले भाग में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ से, शुरू से देखो, A मतलब 1, D मतलब 4, ठीक है, और H मतलब 8, और M मतलब 13 है, ठीक है ना। दे रखा है दूसरे भाग में वर्णमाला के अंत, ठीक है, अंत में देखो आप, अंत से जो आपके देखो, पहले नंबर पे जेड आएगा पीछे से अगर देखे तो, ठीक है, चौथे नंबर पे डब्ल्यू आएगा, 8वें नंबर पे ये आ जाएगा, 13 नंबर पे ये आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका नंबर फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको, तीसरे वाले का देखना है। तो सी आपको पता है, ठीक है, तीसरे में क्या दे रखा है आपको, इसी वजह तीसरे भाग में शुरू के अक्षरों में देखो, 3, 6, 10 और 15, ठीक है। तो पीछे से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3, ठीक है, पीछे से जो 3 होगा वो, तो आपको पता है कि पीछे से 3 कौन सा शब्द होगा, सबको पता है कि एक्स ही होगा पीछे से 3, ठीक है, 6 हो जाएगा, पीयू हो जाएगा।
तो एक्स और यू, एक्स तो इसमें ही दे रखा है तो ये राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसे जैसे देखो एक बार मैं आपको एबीसीडी लिख के बता देता हूँ, तो आपको इनकी क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये, तो आपको बहुत इजीली कर सकते हैं। एच आई जे पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अपन गिनती लिख देते हैं। ऐसा आपको कॉपी में लिखना है ना, और ये आपको याद कर लेना है इसको क्या कहते हैं, कि 14 नंबर पे एन आएगा। वैसे तो आप सवाल करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही याद होता जाएगा, ठीक है ना। 17 है ये, 10, 20, 21, तो ये आपको पूरा 26 तक लिख देना है। और आपको ऐसे भी याद रखना है कि Z1 ठीक है, Y2, X3 ठीक है, क्योंकि उल्टा भी आपको आना चाहिए और सीधा भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये मुंह पे याद होना चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी सवाल कर पाएंगे। तो अब जैसे आपको सवाल दिए थे, देखो आपने इसको फाइंड किया था, सी कहाँ पे आपको दिख रहा है 3 नंबर पे, ठीक है। एफ कहाँ पे, तो एफ आपको दिख रहा है 6 नंबर पे। जे कहाँ पे, तो जे आपको दिख रहा होगा 10 नंबर पे। ओ कहाँ पे, ओ आपको दिख रहा है 15 नंबर पे। तो ऐसा ही अपना पीछे की सीरीज से देखो, 1 2 3, तो 3 पे क्या है एक्स, तो ये सही है, ठीक है। 3 पे 3 बैठ रहा है। 6 पे यू है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 पे क्या आ गया, यू आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। 6 के बाद देखो 10 पे है क्या, 7 8 9 10, 10 पे क्यू आ गया, ठीक है, तो 10 सही जा रहा है। और एल पे क्या है, तो देखो एल अपने 12 पे है, तो पीछे से कितना हो गया, 15 पे, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट हो गया। और फिर आपने चारों चेक कर लिया, सेम नंबर मिल गए यहाँ पे, तो ये राइट हो गया। तो इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान सवाल है, आपको रिलेशन फाइंड करना है, और अगर आपको ये आता है तो आप इजीली रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल दे रखा है, देखो पहले भाग में प्रत्येक अक्षर के मध्य एवं अक्षर छोड़ा गया है, ठीक है। जैसे बी छोड़ दिया सी आ गया, डी छोड़ दिया ई आ गया, ठीक है, एफ छोड़ दिया जी आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी आपके एक एक अक्षर छोड़ के दिया गया है, तो यहाँ पे भी हमारे को एक एक अक्षर छोड़ के करेंगे हम, तो इसमें भी आपके उत्तर आ जाएगा, तो इसमें आपके डी उत्तर राइट हो जाएगा। बहुत आसान चीजें हैं, आपको थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको गिनती दी हुई है, ठीक है। अब इसका और इसका रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे 4 5 कितने हो गए, 9, 9 में जोड़ा तो 15, ठीक है। ऐसे ही 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 में ये जोड़ा तो 24, तो ये आपके राइट उत्तर हो गया। तो इसमें बस आपको बहुत इजी रिलेशन होता है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजीली आप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरी संख्या पहली संख्या की अगली संख्या का वर्ग है, तो देखें आप, जैसे आपको पता है 5 दे रखा है यहाँ पे, इसकी अगली संख्या क्या होती है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। ऐसे ही 6 दे रखा है, इसका अगला क्या होगा 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पूरा याद होना चाहिए, स्क्वायर ये सब हम आपको याद करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग सब कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी सवाल आते हैं, तो हम एक बार सवाल देखते हैं थोड़े से। तो देखें आप, जैसे आपको ये सवाल दे रखा है पहला, तो अब देखो इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो आपको एक बहुत अच्छा सा दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, 4 माइनस करने के बाद वो आता है, ठीक है। ऐसे ही आर के और इसको 4 माइनस करने पे ये आएगा, और पी और एल जो आना है इसमें 4 माइनस करेंगे तो आएगा, और क्यू और एम में भी 4 माइनस करेंगे, यानी पीछे जाएंगे तो ये आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें 4 4 माइनस करना है, तो केक में अगर हम 4 माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है जी बनता है, ठीक है ना। अगर जे का 4 माइनस करें जे में, तो क्या आएगा, इसके नीचे क्या आ जाता है, लगभग आपके आ जाएगा एफ, ठीक है। ऐसे ही एच में अगर 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आई में अगर हम 4 माइनस करें तो ई आ जाएगा, तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, जी एफ टी ई, तो डी ऑप्शन में आपके दिख रहा है, तो ये राइट उत्तर हो जाएगा। 4 4 माइनस करने यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट देखिए आप, बहुत आसान है ये भी। इसमें 4 जोड़ दिए ये आ गया, इसमें 4 जोड़ दिए ये आ गया, ठीक है, इसमें 4 जोड़ दिए यही आया वापिस, इसमें 4 जोड़े ये आया। तो आई में 4 जोड़ोगे क्या आएगा, तो आपको पता है कि आई में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आई में 4 जोड़ने पे आपके आ जाता है एम,
ठीक है, आई में 4 जोड़ा एम आ गया, के में 4 जोड़ा तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, वापस के में जोड़ोगे तो डबल ओ हो गया, और फिर क्यू हो गया। तो कहाँ पे ये पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। ठीक है, ए ऑप्शन आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट सवाल में आपको दे रखा है IKKL। ठीक है, और अब देखो आप, और JLLM। तो इसमें क्या है, इसमें आपके रिलेशन बन रहा है एक एक जोड़ने पे। ठीक है, जैसे आई के बाद क्या आता है, जे आता है एक जोड़ने पे, के बाद क्या आता है, एल आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है, एल के बाद एम आता है। तो बस बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे भी एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद वी आता है, वापस यू के बाद क्या आता है, वी आएगा। ठीक है, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू। तो ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो देखो ये भी बहुत इजी दे रखा है, कितना आसान दे रखे हैं आपको। इसमें कुछ नहीं, आपको ऐसा देखो एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, हम यहीं पे बना देते हैं। तो ये देखिए, जैसे FIGUR, ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, और देखें आप, नीचे आपको क्या दे ये क्या दे रखा है, इसको नीचे लिख देते हैं सेकंड वाले को, FGIRU। ठीक है, अब देखो एफ का एफ सिमिलर दे रखा है। ठीक है ना, और आई यहाँ पे दे दिया और जी यहाँ पे दे दिया, क्रॉस करा दिया, इसको भी क्रॉस करा दिया। तो ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, STRES। तो सबसे पहले एस का एस तो आपका ही जाएगा। ठीक है, टी यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप बताओ ये कौन कौन से ऑप्शन में जाएगा, SRTSE। ठीक है, ये कहाँ पे दे रखा है आपके फोर्थ क्वेश्चन में, तो ये आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, SRTSE। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे बहुत इजीली आप सवाल को कर सकते हैं। पांचवा देखें आप, पांचवा सवाल आपको दे रखा है, जैसे देखो Q और T, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो आपको पता है कि इसमें 3 प्लस करने पे बना है। ठीक है ना, ऐसे ही आप देखें, जो आपके नेक्स्ट है P और U। P और U में क्या संबंध बन रहा है, 5 प्लस करने पे बन रहा है ना। और R और W में भी 5 प्लस करने पे बन रहा है, और S और T में भी 3 प्लस करने पे, यानी पहले पहले वाले में तो 3 3 प्लस करके बना, और दूसरे में 5 5 प्लस करके बना। तो इसमें J में 3 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा भैया, J में 3 प्लस के तो क्या बन जाएगा, J में 3 प्लस करने पे आपके बन जाएगा M। और अपने इसमें I में 5 प्लस करने पे क्या बन जाएगा, N। ठीक है, K में 5 प्लस करने पे क्या बनेगा, P। ठीक है, ऐसे ही L में 3 प्लस करने पे क्या बनेगा, O। तो ये कहाँ पे देगा, MNPO। MNPO, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। तो सब आपको हार्ड क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ आपके एग्जाम में पूछे जाते ही नहीं है। आप भले PYQ बताएंगे तो भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि ये आपके अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो देखें आप, इसमें दो दो जोड़ने पे सब बन रहा है। तो एल में अगर दो जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, एन बन जाएगा। ठीक है, ए में दो जोड़ोगे तो सी बनेगा, बी में दो जोड़ेंगे तो डी बन जाएगा। ठीक है, ओ में दो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। यू में दो जोड़ने पे क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। आर में दो जोड़ने पे टी मिलेगा। तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आप देखें, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, विपरीत दे रखा है, जैसे ABCD और लास्ट है ZYXW, उल्टा है। ठीक है, तो EFGH है। ठीक है, तो EFGH का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, STUW। ठीक है, ABCD अगर आप लिखोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसमें देखो कुछ नहीं है, इसमें आठ आठ प्लस करा रखे हैं। ठीक है, सबके अंदर आठ आठ प्लस करने पे आपके ये ऑप्शन बन गए। तो क्यू में एट, आठ, अगर क्यू के बाद आठ पे जाएंगे तो वाई आएगा, क्या आएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, एस के आठवें पे जाएंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, यू के आठवें पे जाएंगे तो सी आ जाएगा। ऐसे ही डब्ल्यू के आठवें पे जाएंगे तो आपके ई आ जाएगा। ठीक है ना, देखो अगर 26 तक गिनती खत्म होगी तो वापस ए से स्टार्ट कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप टेबल लिखो। ठीक है, टेबल क्या, सॉरी, ABCD लिखो। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लिखो, उसके बाद उस पर नंबर्स डाल दो। ठीक है, उल्टे भी लिख दो और सीधे भी लिख दो। तो आपको क्या इजीली आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न क्या चल रहा है। तो आप जब सवाल को सोल्व करने लगोगे तो आपको याद भी होने लग जाएगा।
ठीक है, तो ये 8 में की कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, इसमें क्या करना है, तो इसमें देखो, इसमें भी बहुत आसान है। जैसे टी जो है, ठीक है, टी में अगर एक जोड़ेंगे, इधर हमें लिखना पड़ेगा ये टी यू ई एस टी ए वाई, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है यू यू एफ एस सी ए एक्स, ठीक है। तो अब देखें, एक जोड़ने पे क्या आया, यू आया, ठीक है, टी में एक जोड़ने का ना, और इधर नीचे लिख रहे हैं हम, इधर आप देखें यू का यू सेम लिख दिया है ना, तो एफ में क्या करा हमने, इधर एक जोड़ दिया, फिर यहाँ पे भी हमने हूबहू लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या किया, एक माइनस कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने हूबहू लिखा, फिर एक माइनस कर दिया, कुछ नहीं, एक प्लस किया, फिर हूबहू लिख दिया, फिर एक प्लस किया, वापस हूबहू लिख दिया, फिर एक माइनस किया। तो यही सेम पैटर्न हमें इस पे अप्लाई करना है, एस क्यू डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वरना हम पैटर्न भूल जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्लस करेंगे हम, इधर हम सेम रख देंगे, फिर एक प्लस करेंगे हम, फिर इधर सेम रख देंगे, फिर एक माइनस करेंगे, यहाँ पे सेम रख देंगे, फिर एक माइनस कर देंगे। तो देखें, एस में एक प्लस करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, फिर इसको सेम टू सेम रख दिया हमने, ठीक है, यू में अगर हम एक प्लस करेंगे, वी आ जाएगा, और एक का सेम टू सेम रख दिया, आर में अगर हम माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है, ई सेम टू सेम रख देंगे, और ये इसमें माइनस करेंगे, एक्स आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, टी क्यू वी ए क्यू ई एक्स, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, मतलब टी क्यू वी ए क्यू ई डी आ रहा है, एक्स वाला तो ऑप्शन नहीं मिला। आप, सॉरी, यहाँ पे एक्स नहीं आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा, गड़बड़ होगी एक, हाँ, ई में एक्स माइनस करोगे तो डी आ जाएगा, पीछे जाएगा तो डी आ गया, यहाँ पे गलत से हमने एक्स लिख दिया, तो डी वाला, तो इसमें आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है। हम क्या मोबाइल में सोल्व कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, पर आप एक बार पेपर पेन लेकर बैठेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली मतलब सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है इन सवालों में, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। तो हम आपको केवल इसमें सवाल, ये आपका होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करोगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स मैंने क्या बोला, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इम्प्रूव होगे। तो हमने करके बताया आपको, वैसे ही आपको आगे सारे सवाल करने, एक बार एबीसीडी लिखना पूरा, ठीक है, अल्फाबेट लिखना असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और दोनों के नंबर डालना, उसके बाद सवाल सॉल्व करने बैठना, ओके। तो 10 से लेकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 10वां और बता देते हैं हम। तो देखो, दूसरे भाग में पहले भाग के अक्षरों के अगले अक्षर लिखे गए, ठीक है, जैसे ए का बी लिखा है, सी का डी लिखा है, ई का एफ लिखा है, ऐसे, तो ऐसे देखो, सी का क्या आ जाएगा, तो आपको पता है कि भैया सी का डी आ जाएगा, ठीक है, और ई का क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है, जी का क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, उसका जे आ जाएगा, आई का, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसे, ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला देखते नहीं, अगला आपको करना है 11 से लेके 57 तक आपको अभ्यास करना है, ठीक है, इसमें वीडियो में भी दिखा रहे हैं, 11वां 12वां आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, ये हम इसको छोटा कर देते हैं आपके लिए, लो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो एक तो, ठीक है, 20 तक स्क्रीनशॉट खींच लो पहले, 20 तक स्क्रीनशॉट आ गया है आपका, ये स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक है, वीडियो को धीरे करके भी आप कर सकते हो, और एक एक सवाल करते चलना है आपको, है ना। तो ये आपके 57 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा सेकंड टाइप के जो पूछे जाते हैं आपके सवाल कंप्लीट हो गए। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट वाले जो आपके क्वेश्चन थे ना, वो सब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डाउट सेशन के अंदर, संडे को जब रिवीजन डे होगा तब। तो नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। तो आज हमारा रीजनिंग का ये भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इंग्लिश हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे, जिसमें बांध और उनके राज्य की सूची और भारतीय हवाई अड्डे हम एक बार देख लेते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। तो ये आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ठीक है, स्टैटिक जीके का टॉपिक है ये। स्टैटिक जीके से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो जो सेकंड वाला आपके जो हमने हवाई अड्डे की बात करी, वो भी स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो देखें आप, देखो ये अभी एकदम आपको याद नहीं होंगे, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो भी आपको याद नहीं होंगे अभी, ठीक है, आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे जब आप देखो इसको एक बार केवल सुन लो, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि मैंने इसको पता है, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन भी कर लो।
या प्रिंट आउट निकला लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें जो जो आ रहे हैं ना उसको हाईलाइट करते चलो, तो आपके बार बार नजरों के सामने आएगा। और जब बार बार कोई चीज आपकी नजरों के सामने आती है ना, तो वो आपके नस नस में बस जाती है, और फिर जब आपके चार ऑप्शन दिखेंगे आपको, तो आप आराम से टिक करोगे और आपके फुल नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखें आप, बांध का नाम है निजाम सागर बांध, वो कहाँ पे है, तेलंगाना में। निजाम सागर बांध कहाँ पे, तेलंगाना में है। कौन सी नदी के पास है, तो मंजीरा नदी के पास, ठीक है, मंजीरा नदी के, ठीक है। और देखो, सोमासिला बांध, आंध्र प्रदेश, पेनेर नदी, ठीक है, पेनेर नदी। श्रीशैलम बांध, आंध्र प्रदेश, ठीक है, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी। सिंगूर बांध, तेलंगाना, मंजीरा नदी, ठीक है, वो सेम नदी जिसमें आपके निजाम सागर बांध था, है ना। उकाई बांध गुजरात के अंदर, तापी नदी, ठीक है, उकाई बांध गुजरात में है, तापी नदी के यहाँ, ठीक है। धारोई बांध गुजरात में है, साबरमती नदी। कदाना बांध गुजरात, माही नदी, ठीक है। दंतीवाड़ा बांध गुजरात, बनास नदी, ठीक है। आगे देखें, आगे आपको दे रखा है पांडो, ठीक है, पांडव बांध, हिमाचल प्रदेश, बीस नदी, ठीक है। भाखड़ा नगल बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा के बीच में जो है भाखड़ा नागल बांध है, वो सतलज नदी के किनारे, ठीक है, सतलज नदी, भाखड़ा नागल बांध। ओके, नेक्स्ट देखें, नापता जाखड़ी बांध, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी। नेक्स्ट, चमेरा बांध, हिमाचल प्रदेश, रावी नदी। और देखें, बागलीहार बांध, ठीक है, बागलीहार बांध, जम्मू कश्मीर, चनाबी नदी, ठीक है। और कुम्हर जल विद्युत बांध, ठीक है, कुम्हर जल विद्युत बांध, जम्मू कश्मीर, सिंधु नदी। और उरी जल विद्युत बांध, जम्मू कश्मीर, झेलम नदी। मे मेथोन बांध, झारखंड, बराकरी नदी, ठीक है। और देखो, चंडील बांध, ठीक है, झारखंड, स्वर्ण रेखा नदी। पंचेत बांध, झारखंड, दामोदर नदी। तुंगा भ्रांत बांध, कर्नाटक, तुंगभद्री नदी। और देखो, लिंगाना मक्की बांध, कर्नाटक, शरवती नदी। कंद्र बांध, ठीक है, कर्नाटक, कलिनंदी, काली नदी। अगला देखें, आलामट्टी बांध, कर्नाटक, कृष्णा नदी। सुपा बांध, कर्नाटक, कली नदी, काली नदी। कृष्णा राजा सागर बांध, कर्नाटक, कावेरी नदी। हरंगी बांध, कर्नाटक, हरंगी नदी, ठीक है। नेक्स्ट आपके दे रखे नारायण बांध, जो आपके कर्नाटक, कृष्णा नदी, ठीक है। कोडदाली बांध, कर्नाटक, कली नदी और काली नदी। मालम पूजा बांध, केरल, मालम पूजा नदी। पीची बांध, केरल, मनाली नदी, ठीक है। ऐसे देखें आप, इडुक्की बांध, केरल, पेरियार नदी। कुंडला बांध, केरल, कुंडला झील, ठीक है। परबीकुलम बांध, केरल, परबिकुलम नदी, ठीक है। वालियार बांध, केरल, वालियार नदी। मुलपर पेरिया बांध, ठीक है, केरल, पेरियार नदी। और नेयार बांध, केरल, नेयार नदी, ठीक है। और देखें, राजघाट बांध, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर, बेटवा नदी, ठीक है। बरना बांध, मध्य प्रदेश, बरना नदी। बरगी बांध, ठीक है, बरना अलग है, बरगी अलग है ना। बरगी बांध, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। बसरंग बांध, मध्य प्रदेश, सोन नदी। गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश, चंबल नदी, ठीक है। येदारी बांध, महाराष्ट्र, पूर्ण नदी, ठीक है। उज्जैनी बांध, महाराष्ट्र, भीमा नदी, ठीक है। पवना बांध, महाराष्ट्र, मावल नदी। मुलशी बांध, महाराष्ट्र, मुला नदी। कोयला बांध, जो आपकी महाराष्ट्र, कोयला नदी, ठीक है। जयकवाड़ी बांध, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, ठीक है। भट्टा बांध, महाराष्ट्र, भत्या नदी। विल्सन बांध, महाराष्ट्र, पवरी नदी। तंसा बांध, महाराष्ट्र, तंसा नदी। और पंचेत बांध, महाराष्ट्र, अम्बी नदी। तो ये आपके बांध कंप्लीट, ठीक है। और देखो, महत्वपूर्ण तथ्य में, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है, टिहरी बांध है, ठीक है। कौन सा है, टिहरी बांध है, उत्तराखंड में, भागीरथी नदी के किनारे। ये तो पक्का याद रख ही लेना, ठीक है। वो सब आपको याद नहीं होंगे, वो आपको धीरे धीरे याद होंगे, ठीक है ना, जब हम बार बार रिपीट करेंगे। और दूसरी चीज, जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे फिर उसमें हाईलाइट करने करेंगे उधर, तो आपको याद होने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब वापस हम आपको ये रिपीट कराते चलेंगे। पीवाईक्यू करेंगे, जब आपका कोई भी पीवाईक्यू अगर बांध से रिलेटेड आएगा, तो हम इसके आसपास के बांध, उसके जो उस राज्य के सारे बांध वापस कर लेंगे। तो इससे क्या है, आपको रट जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब हमारे ऊपर छोड़ दो आप। बस जो जो हम करा रहे हैं वो करते चलो। याद रखने वाली चीजें जो आज आपको याद रखनी है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वो, भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध,
भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो क्या लिखोगे? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है, टी से याद रखना, टी से भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना, बांध है। और कौन सी नदी पे? भागीरथी। ठीक है, कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी, क्योंकि सबसे ऊंचा बांध उस पे लगा हुआ है तो उस पे वजन पड़ रहा है तो वो भाग रही है, समझो आप। तो मतलब टिहरी बांध कहाँ पे? भागीरथी नदी पे। ठीक है, और कहाँ पे? उत्तराखंड में, ऊपर की ओर है ना, सबसे ऊंचा बांध क्या हो? ऊपर की ओर, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर से याद रखना, उत्तराखंड। और भागीरथी नदी पे है और टिहरी बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछेगा, देखो कैसे कैसे सवाल पूछेगा। ऐसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो दिमाग में आ जाएगा टिहरी बांध। अगर पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, वो कौन सी नदी पे है, तो भागीरथी नदी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, वो कौन से राज्य में है, तो उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में है, टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध, एक तो ऊंचा बांध था, अब सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऊंचा बांध पूछता है तो आपका हीराकुंड पे टिक करके आ देते हैं, और लंबा पूछता है तो टिहरी पे टिक कर देते हैं। बेवकूफ मत बनो। ठीक है, दिमाग में बैठा लो इसको अभी से। सबसे ऊंचा है तो टी आता है। टिहरी सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, जो कहाँ पे? भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में। ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक है, उत्तराखंड ऊपर की ओर है, टी है और बी के यहाँ। ठीक है, भागीरथी नदी पे। याद रखना। भारत का सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड क्या है? सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और कहाँ पे है? महानदी पे। HM, महानदी पे। ठीक है, और कहाँ पे है ये? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है ना, तो याद रखना, उड़ीसा में है महानदी पे हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है ना, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। हीरा ऊंचा नहीं होता है, याद रखना, हीरा ऊंचा नहीं होता है, इसलिए ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पे और उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में, जो सबसे लंबा है। ठीक है, और जो सबसे लंबा क्या, सबसे ऊंचा है, तो सबसे लंबा कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी उड़ीसा में। ठीक है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, टिहरी बांध किन दो नदी के संगम पर है, ऐसे पूछेगा तो क्या बताओगे? भागीरथी नदी और भिलांगना। भिलांगना और भागीरथी नदी के, ठीक है, संगम पर है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध और दुनिया में आठवां सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध, उत्तराखंड। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। देखो, टिहरी बांध हमने बात करी, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे फर्स्ट नंबर का ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। कहाँ पे है? भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के मध्य में। ठीक है, और उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। ओके, तो ये है। और देखो, जो टिहरी बांध है ना, वो एशिया का दूसरा है। आपका भारत एशिया में आता है, अपने को पता है, अपना भारत एशिया में आता है। उसका दूसरा सबसे लंबा बांध भी पूछे तो वो टिहरी बांध है। ठीक है, और उत्तराखंड में। ठीक है, और दुनिया में कौन से नंबर पे, तो 8वें नंबर पे। एशिया में दूसरे नंबर पे, भारत में पहले नंबर पे, और वर्ल्ड में 8वें नंबर पे। ठीक है, टिहरी बांध। ठीक है, अगर पूछ ले विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है। अपने बात करी भागीरथी और भिलंगना नदी के मध्य में। ठीक है, संगम पर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर पूछ ले कि आपसे कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध है। ठीक है, उत्तराखंड में। और भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, गुजरात। सरदार सरोवर। ठीक है, लंबा, सबसे लंबा बांध टिहरी बांध, जो आपके, ठीक है, भागीरथी और भिलांगना। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है, और उत्तराखंड में। ठीक है, सबसे आपके क्या हो जाएगा? ऊंचा बांध। और सबसे लंबा बांध की बात करिए अपन ने, हीराकुंड बांध है, जो महानदी में है। ठीक है, उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। और अपन ने बात करी टिहरी बांध, दो नदियों के बीच में, भागीरथी और भिलांगना। और अपन ने देखा एशिया का दूसरा सबसे और 8वां वर्ल्ड का अपना ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में अपना भागीरथी और अपना भिलांगना नदी के मध्य में। ठीक है, उत्तराखंड में टिहरी बांध, जो भारत का नंबर 1 ऊंचा बांध है। ठीक है ना, अब अपन ने देखा कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, ऊंचा एक अलग चीज है। ठीक है, लंबा एक अलग चीज है, और बड़ा एक अलग चीज है। ओके, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में सबसे बड़ा बांध है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध। देखो, अपने भारत में दो चीजें आ गई। एक तो आपने देखी है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी भारत में है, जो अपने भारत का तो पहले नंबर का है।
और दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है सरदार सरोवर बांध, ठीक है, जो बड़ा बांध है। और सबसे बड़ा बांध जो भारत का लंबा बांध जो है, अपना ऊंचा बांध जो है, ठीक है, लंबा क्या ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, ठीक है, जो उत्तराखंड में, वो दुनिया का 8वें नंबर का है और अपने एशिया का दूसरे नंबर का है। ओके, आगे देखो। रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा? कारापूजा बांध। कौन सा? कारापूजा बांध। कारापूजा झील पे है, केरल में, ठीक है। रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जो रोमन काल में बना, वो है कारापूजा बांध, ठीक है, कारापूजा बांध। कारापूजा बांध, ठीक है, कारापूजा बांध। ओके, आगे देखो। अब देखो, मिट्टी से बना है तो पूजा तो करनी पड़ेगी, वरना ठीक है कैसे? ठीक है, प्रार्थना करनी पड़ेगी। भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रैंड अनिकत भी कहते हैं, भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रैंड अनिकत भी कहते हैं, वो कौन सा है? कल्लानी बांध। कौन सा है? कल्लानी बांध, कावेरी नदी पे, तमिलनाडु में। कावेरी नदी पे तमिलनाडु में कल्लारी बांध, जिसको क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको ग्रैंड अनिकित भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड अनिकित। ग्रैंड अनिकित किसे कहा जाता है? भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रैंड अनिकित कहा जाता है, वो कौन है? कल्लारी बांध, ठीक है, कावेरी नदी तमिलनाडु में। या ऐसे पूछ सकते हैं, भारत का प्राचीन बांध कल्लारी बांध, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड अनिकित। क्या कहा जाता है? ग्रैंड अनिकित। एक बार वापस देखेंगे इनको फैक्ट को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें याद रहनी चाहिए, दिमाग में छप जानी चाहिए, इसलिए वापस रिपीट किया। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो अगर पूछ ले, टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड पे है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी और उड़ीसा में। टिहरी बांध किन दो नदियों के बीच में? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और वो कौन सी दो नदियों के बीच में? भागीरथी नदी और भिलांगना नदी। भागीरथी और भिलांगना नदी पर टिहरी बांध है, ठीक है, संगम पर है, और उत्तराखंड में ही है, ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है, और भागीरथी और भिलांगना नदी के मध्य में, संगम में, ठीक है। याद हो गया। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। और किन के दो संगम पे? भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर है। और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है, एशिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। ओके, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा जो बांध है, ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है और भारत का पहला सबसे बड़ा है, ठीक है, भारत का पहला सबसे बड़ा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो बांध है वो सरदार सरोवर बांध है, जो गुजरात में है। ओके, रोमन काल में बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो कारापूजा बांध। कौन सा? कारापूजा बांध मिट्टी का सबसे बड़ा भारत का बांध है, जो रोमन काल में बना था, और कारापूजा झील पे है, ठीक है, कारापूजा झील पे है, वो केरल में है, ठीक है, कारापूजा झील पर, केरल में। भारत का प्राचीन बांध जिसे ग्रैंड अनिकित कहा जाता है, तो कल्लारी बांध, जो कावेरी नदी तमिलनाडु में, कावेरी नदी तमिलनाडु में है, कल्लारी बांध, ठीक है, और ग्रैंड अनिकित भी है, ठीक है। इनको बाद में हम मैप पे भी करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो हमने अभी देख लिया है बांध और उनके राज्य की सूची, ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, स्टैटिक जीके, भारतीय हवाई अड्डे, ठीक है, तो हवाई अड्डे देख लेते हैं। तो ये हमने नोट्स खोल लिए हैं, इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ाएंगे, आपको हमने कह रखा है एजुकेशन बायस पे आपको पढ़ा देंगे हम डिटेल में, वहाँ से आप डिटेल में भी पढ़ पाएंगे। अभी आपको केवल जो इम्पोर्टेंट है वही देखना है। हवाई अड्डे और एयरपोर्ट किसे कहते हैं, आप सबको पता है। देखो, विमान क्षेत्र, हवाई अड्डा वह स्थान है जहाँ कोई भी वायु वाहन, जैसे वायुयान, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इत्यादि उड़ान भरते हैं या उतरते हैं, ठीक है, उसी को एयरपोर्ट कहते हैं, जिसी को हवाई अड्डे भी कहते हैं हिंदी में। आगे देखते हैं, सीधा आ जाओ आप इम्पोर्टेंट चीज पे। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई, ठीक है, 1986 में राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना हुई। याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं रहे तो धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे। आगे देखो, यहाँ पे आपको केवल सुन लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अभी आपको याद नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इतना सारा फैक्ट डेटा है, हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे जब पीवाईक्यू करेंगे। एक बार आपको केवल सुन लेना है, उसको नोट कर सकते हो तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? नई दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नूर केरल में, ठीक है, कन्नूर केरल में। ये कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झोलीकोड केरल में, ठीक है, झोलीकोड केरल में। ऐसे देखो, कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु कर्नाटक में। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची केरल में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है ना। आगे देखिए, गया हवाई अड्डा, गया बिहार में है।
गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा गोवा में है। चेन्नई जो आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है ना। ऐसे आप देखिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में है। ठीक है। जयपुर नाम से ही आपको पता चल रहा है। जुहू की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलांग, ठीक है, शिलांग मेघालय में है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र में है। और देखो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। ऐसे ही देखिए त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो त्रिवनंतपुरम, ठीक है, त्रिवनंतपुरम केरल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पुणे हवाई अड्डा जो आपके है पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मंग ठीक है। मंगलोर हवाई अड्डा जो आपके मंगलोर कर्नाटक में है। ऐसे ही आप देखें मुद्देर हवाई अड्डा जो मुद्देर तमिलनाडु में है। महाराजा नागा सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल मणिपुर में है। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है। ऐसे ही देखो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना बिहार में है। आगे देखो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में। ठीक है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में। विशाखापट्टनम हवाई अड्डा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। आगे देखो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली मोहाली पंजाब में। ठीक है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली पंजाब में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में। तो ये आपके हवाई अड्डे हो गए। इनको याद करने की ज्यादा कोशिश ना करें, लिख लें एक बार और एक बार उसको और पढ़ लेना खुद। ठीक है। तो आपके फायदा रहेगा। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक हाईलाइट करते हुए चलेंगे तो याद हो जाएगा। तो हमारा ये वाला स्टैटिक का टॉपिक भी खत्म हुआ आज, हवाई अड्डे वाला, भारतीय हवाई अड्डा। तो हमने देखो डे 4 कंप्लीट कर लिया है, डे 4 के सारे टास्क। अब कल मिलते हैं हम डे 5 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।